आप मुझे सबसे पहले अपनी शुरू की जर्नी बताइए कि आपका मुंबई कैसे आना हुआ? मुंबई कैसे आना हुआ? मुंबई तो मुझे आना ही नहीं था। आप कलरी तक पहुंचे कैसे? कलरी, बट कलरी मीन्स डिग्ड प्लेस जहाँ फाइट होती है, उसको कलरी पैट बोलते हैं। मैं सड़क पे केले बेचता था और मैंने 7 साल केले बेचे एंड आई वाज इन्वॉल्व्ड इन लॉट ऑफ पेडलिंग वर्क, लाइक स्नैचर था मैं बस में। आप अपनी फर्स्ट गर्लफ्रेंड का नाम और स्टोरी बताइए। मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड का नाम श्वेता था एंड बहुत प्यार था उससे। 10th क्लास में हम साथ में थे, बहुत प्यार था उससे और उसकी वजह से लाइफ चेंज हुई। आज मैं एक ऐसे इंसान से बात करने वाली हूँ जिनकी जर्नी इतनी अमेजिंग रही है कि मैं उसे वर्ड्स में डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती। मैं उनका इंट्रोडक्शन भी नहीं देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप उनके एक एक वर्ड्स को ध्यान से सुनिए और समझिए। एक और रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस पूरे एपिसोड का जो लास्ट पार्ट है आप वो देखिए और मुझे बताइएगा कि आपको अर्पित सिंह की स्टोरी कैसे लगी। अर्पित, आज हम दोनों साथ में बैठे हैं और मुझे इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि जिस तरह से मैं आपसे मिली थी मुझे लगा नहीं था कि हमारी जर्नी इतनी लंबी होगी। एंड नोइंग यू बीन एब्सोल्यूट प्लेजर एंड थैंक यू सो मच टू कम हियर एंड शेयर योर जर्नी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। मुझे तो मतलब जब आपका मैसेज आया, फोन आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अरे मतलब श्वेता ने बुलाया तो चलना है। और बहुत कम लोग हैं शायद जो ऐसे स्टोरीज पे काम कर रहे हैं, तो थैंक यू कि पर्सनल स्टोरीज को ऐसे मुझे थैंक यू बोलना चाहिए बिकॉज आई नो योर जर्नी एंड आई नो दैट ऑल्सो कि आपका जो कंट्रीब्यूशन होगा मेरे जो सोशल मीडिया फैमिली है दैट इज गोइंग टू बी ग्रेट। थैंक यू। आप मुझे सबसे पहले अपनी शुरू की जर्नी बताइए कि आपका मुंबई कैसे आना हुआ? मुंबई कैसे आना हुआ? मुंबई तो मुझे आना ही नहीं था। फिर मुझे केरला में मैं कलरी पैड प्रैक्टिस कर रहा था अपने मास्टर के साथ और वहाँ पर मुझे एक लेडी मिली जो 60 साल की थी और वो कनाडा से थी। तो उन्होंने मुझे देखा और देख के कहा कि तुम ना एक दिल्ली का एक लड़का आया था 1990 में, उसके जैसे दिखते हो। वो भी थिएटर का बहुत बड़ा कलाकार है बॉम्बे में। तो सॉरी आई एम हाँ, इंटरप्टिंग यू, लेकिन थिएटर पहले हुआ, थिएटर पहले हुआ, फिर कलरी हुआ, फिर कलरी हुआ, फिर एक्टिंग हुआ, फिर एक्टिंग हुआ। अब आप बताइए। हाँ, तो ये सब मतलब ये सब चल ही रहा था मेरा सारा का सारा। फिर उनको मैंने मैसेज किया, अतुल कुमार अपनी कंपनी थिएटर वाले, तो इनको मैंने फेसबुक पे जाके मैसेज किया कि सर मैं आपके लव ऑफ लाइफ 1990 30 साल पहले, तो दे वर टुगेदर मे बी, आई डोंट नो दे वर टुगेदर और नॉट, बट मुझे ऐसा लगा तो मैंने अतुल सर को मैसेज किया और उन्होंने मुझे फेसबुक पे रिप्लाई किया कि आ जाओ बॉम्बे, काम करना है तो मैंने कहा ठीक है। दैट्स हाउ आई थिंक आई केम टू बॉम्बे एंड आई वाज, बिफोर कमिंग टू बॉम्बे आई वाज हाईली ट्रेन्ड इन माय कलरी पैट, फिजिकल थिएटर, परफॉर्मिंग आर्ट्स, sword फाइटिंग, फायर डांस, तो इन सब चीज़ों में बहुत ट्रेन था आने से पहले। तो जैसे आपने बताया कि आपने थिएटर पहले किया था, तो क्या आपको शुरू से ऐसा लगता था कि आपको एक्टिंग में जाना है या थिएटर करना है? नहीं, मैं दिल्ली में पढ़ाई करता था। 12th मैंने दिल्ली से कंप्लीट की और उसी के बाद कॉलेज मिल गया। तो आपका जो नेटिव प्लेस है पहले उसके बारे में बताइए। हाँ, वो जर्नी बताइए। बचपन वाली हम बहुत पीछे जाते जा रहे हैं। हाँ। रायबरेली यूपी में एक जगह है, हम्म। तो मैं वहाँ पर पला बढ़ा, वहाँ पैदा हुआ। और फिर पापा को, तो मैं राजपूत फैमिली से हूँ और सिंह जो होते हैं ना यूपी के, जो मतलब गुंडागर्दी वाले और थोड़े से बाहुबली और लड़ाई झगड़ा मारपीट, तो मेरे गांव में सब यही करते थे, मारना पीटना, मर्डर करना बहुत आम बात थी। मर्डर, हाँ बहुत आम बात, ऐसे गए मार दिया किसी को। और तब ऐसा था कि 95 96 की बात है, तब ऐसा था कुछ केस वेस भी नहीं होते थे, पुलिस भी इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं थी छोटे गाँव में, बहुत कॉमन था ये।
पापा ये नहीं चाहते थे कि ये सब मेरे बच्चे ऐसा ऐसा कुछ करें, तो वो लखनऊ लेके आ गए। बट लखनऊ भी पार्ट ऑफ यूपी, तो सेम ही माहौल था, तो फिर हम दिल्ली आ गए। वाह। तो बचपन गांव में बीता, रायबरेली में, फिर लखनऊ में तो थे। ये मतलब बिल्कुल सीढ़ियों जैसा था ना, हाँ, रायबरेली, फिर लखनऊ, हाँ, वो पहली सीढ़ी, फिर दिल्ली, दिल्ली, दूसरी, फिर बॉम्बे, नहीं, फिर केरला। फिर नहीं, उसका दिल्ली आया, दिल्ली में हायर स्टडीज हुई। हाँ। फिर हायर स्टडीज के बाद में डीयू में एडमिशन मिल गया, और डीयू में थिएटर शुरू हुआ। ओह। तो वहां पर कॉलेज में जो है, तो मतलब बचपन से ऐसा कोई सपना नहीं बचपन था, से कुछ नहीं, अचानक हुआ? अचानक से हुआ। कॉलेज में पढ़ाई करते करते थिएटर मिला। थिएटर में एक रॉ तो था ही, मैं एज अ पर्सन गांव से आया हुआ। अभी भी मैं अपने आप को रिलेट, हाँ, राउडी था ही, और अपने आप को मैं यूपी से रिलेट करता हूँ। इतने साल मैं केरला में रहा, इतने साल कलकत्ता में रहा, बॉम्बे में मैं करीब 12 साल से हूँ, दिल्ली में 15 साल रहा। बट मैं, इफ यू आस्क मी कि मैं हूँ कहाँ से, तो मुझे लगता है मैं रायबरेली का ही लड़का हूँ। मैं भी यही बोल रही हूँ, मैं बनारस। बनारस के। हाँ, कितना भी बाहर रह लो, मैं जाता नहीं। जबकि रायबरेली में मैं कितना रहूंगा, आई थिंक 10-11 साल। बचपन के भी पैदा होते 11-12 साल के हुआ ही था कि सब लोग आ गए लखनऊ। पता है, मैं हमेशा ऐसा मुझे लगता है कि जो यूपी और बिहार के जो लोग हैं ना, वो कहीं पे भी बस जाए, लेकिन उनका एक जो ठेठपना, एक जो रॉनेस रहता है ना, वो हमेशा रहता है। तो जैसे मैं लोगों से मिलती हूँ, फॉर्मली मिलती हूँ और सारा कुछ, और जब पता चलता है, और वो बात करते करते कहीं ना कहीं एक वो जो हमारी रॉनेस है ना, वो बाहर आ जाती है। जैसे हाँ। और जब सामने वाला बोल दे कि हाँ मैं भी यूपी से हूँ, मैं तो यूपी का हूँ, तो और मजा आ जाता है। ऐसा लगता है, चलो मेरी बात समझेगा शायद। नो, इट्स लाइक रिलेटेबल लगता है ना कि यार मैं, आप बोल रहे थे कि हम पीछे पीछे जा रहे हैं, तो मेरा बस यही था कि लोगों को पता चलना चाहिए, हम दिल्ली से आए हैं, हम मुंबई के हैं, वो सब लोग। बट जो एक वो हम्बल स्टार्ट होती है, उसका रूट जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज वो हमारे पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी बार बार, प्लीज। हाँ, बस यही हुआ। फिर दिल्ली से फिर कलकत्ता गया, कलकत्ता से फिर केरला गया, फिर तमिलनाडु, कर्नाटका घूमा, सीखा, मोस्टली परफॉर्मिंग आर्ट्स, थिएटर, वर्किंग ऑन माय वॉइस, माय बॉडी, बहुत सारी आर्ट फॉर्म सीखी, कलरी बहुत ज़्यादा किया। कलरी, थिएटर से कलरी, बिकॉज कलरी कम्स फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। दिल्ली और केरला, इट्स लाइक 2 डिफरेंट एंड। तो आप कलरी तक पहुंचे कैसे, ये जर्नी बताइए। दिल्ली में मैंने कॉलेज कंप्लीट किया, डीयू शहीद भगत सिंह कॉलेज से, और मैंने एनएसडी में अप्लाई किया। फर्स्ट ईयर एनएसडी की वर्कशॉप तक पहुंचा, सेकंड राउंड, तो उसमें नहीं हुआ मेरा। तो एक लड़की मुझे मिली, निकिता, जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। उसको मैंने उससे पूछा कि जब तुम्हारा नहीं हुआ था तो तुमने क्या किया? तो उसने कहा मैंने ट्रैवल किया। तो जो मास्टर्स एनएसडी में आके सिखाते हैं, मैं उनके पास चली गई और उनसे सीखने, क्योंकि यहाँ सीखो वहाँ सीखो एक ही बात है, टीचर इंपॉर्टेंट है, स्कूल थोड़ी ना। तो मैंने कहा बात तो सही है। तो जितने एनएसडी में टीचर्स बाहर से आते हैं, अगर मैं घूम घूम के उनके पास जाके सीख के आऊँ, तो मैं तो फिर सेम होऊंगा ना मैं। तो ऐसे मैं कलकत्ता पहुंचा फर्स्ट टाइम, मतलब विदाउट नोइंग एनीबडी, वेस्ट बंगाल गया। तो कलकत्ता में एक टीचर हैं औरको मुखोपाध्याय, उनके पास गया, उनके पास रहा 3-4 दिन। वो एक अलग जर्नी की, कैसे पहुंचा मैं, कैसे नहीं, वही जर्नी तो जाननी है। अरे बहुत ऐसे क्रेजी। दिल्ली में 2012 की बात है, मई की बात है, कि मैं थिएटर कर रहा था और अगस्त में मेरा शो था, 18 अगस्त को शो था। और मुझे ये भी नहीं पता था कि हावड़ा इज पार्ट ऑफ कलकत्ता। मैं कभी निकले नहीं दिल्ली से बाहर, मुझे कुछ नहीं पता। मतलब रायबरेली से लखनऊ और दिल्ली, मतलब वो भी पापा के साथ दिल्ली पहुंच गया, और सिर्फ दिल्ली में था। प्रोटेक्टिव काइंड ऑफ जर्नी फैमिली। तो क्या है कि इतनी, मतलब गरीबी इतनी थी कि प्रोटेक्टिव अपने आप ही हो जाते हो आपके। बस लिमिटेड मनी है, 5 रुपए, तो कितना ही ट्रैवल करोगे 5 रुपए में? बस से ले लो, जो जहाँ लाल किला चले जाओ, बदरपुर चले जाओ, और कुतुब मीनार चले जाओ। यही आपकी, यही एक्सप्लोर कर सकते हो पैसे। जब पैसे नहीं है तो कहाँ जाओगे भाई? बाहर जाने के लिए यू नीड मनी ना, कैसे जाओगे? हाउ विल यू मूव आउटसाइड ऑफ दिल्ली? और बिना टिकट पापा ट्रैवल में करते थे, ट्रेन में हम सबको लेके। और ट्रेन का टिकट क्या था, 100-125 रुपए का, 120 रुपए का। तब तो बहुत होते थे। और साल में एक बार लेके जाते थे पापा। तो पैसे तो कभी थे ही नहीं फैमिली में, रुतबा था। जमीन थी, रुतबे से ही जाते।
जंगल थे, पेड़ पौधे थे, नदी थी, तालाब, हम्म। गांव में सब कुछ है अपना, लेकिन कैश का फ्लो नहीं है। कैश फ्लो। तो वहां से चीजें बदली। तो मैं कल ऐसे ही पहुंचे, वेस्ट बंगाल पहुंचा। और हाँ, तो मैं उनसे गया, मैं बहुत परेशान था दिल्ली में, क्योंकि मुझे कोई ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पर मैं 24 घंटे काम कर सकूं एज एन आर्टिस्ट, और दिल्ली वो जगह नहीं थी। कमर्शियल। कमर्शियल कुछ काम ही नहीं था दिल्ली में, अभी भी नहीं है, लेकिन वहां पर थिएटर सिर्फ 3-4 घंटे ही होता है। अच्छा। शाम को सब लोग जॉब करते हैं 10 से 6, और 6 से 9 थिएटर के रिहर्सल करेंगे, फिर थिएटर के शोज करेंगे। तो इनके शौक है, वो अपने शौक के शौक के हिसाब से करते हैं, कोई प्रोफेशनल सेटअप नहीं है दिल्ली में। एक आध दो ग्रुप्स हैं जो करते होंगे, मतलब प्रोफेशनल एक्टर बनने के लिए बहुत जिगरा चाहिए ना, पैसा कहाँ से आएगा? एक शो का 500 रुपये मिलता है, 250 रुपये मिलता है, 25 रुपये मिलता है, 100 रुपये मिलता है, घर कैसे लोगे आप? तो इसलिए कोई प्रोफेशनली थिएटर दिल्ली में करता नहीं है। मुझे वेस्ट बंगाल में किसी ने बताया कि वहाँ 24 घंटे थिएटर होता है, 24 आवर्स। तो मैं भाग के चला गया वहाँ पे, और फिर मैंने 24 घंटे थिएटर किया। तो ये जो दीवानापन था थिएटर के लिए, बिकॉज आपने कभी प्लान नहीं किया था कि आपको थिएटर करना है या एक्टिंग में आना है, तो कि आपको अब 24 घंटे ही इसमें रहना है, ये कब डेवलप हुआ? जैसे मुझे किसी कुछ करने की इच्छा होती है ना, तो मैं उस चीज को 24 घंटे करने लगता हूँ। ये मेरी, आई थिंक मेरी इट्स पार्ट ऑफ माय पर्सनालिटी, कि जैसे मैं कुछ मुझे कोई चीज, जैसे अभी मैंने स्टूडियो बनाया अपना, तो मैंने 6 नवंबर को मुझे स्टूडियो मिला, और 2 दिसंबर को पूजा थी। मैंने 28 दिन में पूरा स्टूडियो खड़ा कर दिया। बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं दिन रात काम कर रहा था। मैं कोई चीज मुझे पसंद आ जाए, फिर मैं उसके पीछे पड़ जाता हूँ। पूरा डेडिकेशन, मतलब फिर मुझे कुछ और ना सुनाई पड़ेगा, ना मुझे कुछ दिखाई पड़ेगा, ना मुझे कुछ समझ में आएगा। फिर मुझे बस खाली उसी के बारे में सोचूंगा कि कैसे खत्म करूं, कैसे करूं, और क्या करूं, और क्या करूं, और क्या करूं। दैट्स हाउ आई थिंक माय माइंड फंक्शंस। तो जब आप कलकत्ता पहुंचे, तो कलकत्ता पहुंचने के बाद का जर्नी कैसा रहा? बिकॉज ये तो बिल्कुल नया रहा होगा, वहाँ की लैंग्वेज भी अलग है। अरे बहुत नया था, बहुत नया था, बहुत परेशान। मतलब ना पैसे थे, ना लोग थे। जिसके घर पे गया था उन्होंने बोला था कि 3-4 दिन आप यहाँ रह सकते हो, उसके बाद यू हैव टू फाइंड अ हाउस। मैंने कहा मेरे पास वो घर नहीं है कोई, कहाँ जाऊँगा? आपने मुझे बुलाया फोन करके, तो मैं आ गया। तो बोला मैंने बुलाया, मुझे लगा कि तुम यू विल फाइंड स्पेस टू स्टे ना। लाइक मैं घर पे 4-5 दिन ही रख सकता हूँ आपको। मैं ठीक 4-5 दिन तो रहने दो। बट फिर 1.5 महीना उन्हीं के घर पे रह गया। ही रियली लाइक्ड मी एंड वी स्टार्टेड वर्किंग लाइक 24 आवर्स, लिटरली 24 आवर्स, जो मेरी ख्वाहिश थी। और फिर मैंने वहाँ रहते रहते मैंने बहुत आर्ट फॉर्म्स एक्सप्लोर की, माइम, रोप, फिजिकल थिएटर, वॉइस वर्क, कथक। कलरी के एक मास्टर मिले जो मुझे, एक कथक की गुरु मिली जो मुझे, उन्होंने थोड़ी सी कलरी सिखाई। तो मैं उस कलरी के लेग स्विंग्स, कलरी किक्स ना, वो एयरपोर्ट पे दमदम के पास रहता था वहाँ पे। एयरपोर्ट के जो ग्राउंड था उस पर जा करके सुबह सुबह 1-1 घंटे सिर्फ किक्स कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे सिर्फ किक्स ही सिखाया। मैंने कहा ना, जो सीखा था उसमें मुझे वो अच्छा करना है। जो सीखा वो मुझे मैं लग जाता हूँ फिर उसके पीछे। तो ये करते करते फिर वहाँ पे 6 महीने मैंने बिताया। रात को मैं मूर्तियां बनाता था मिट्टी से, काली माँ की जो पूजा होती है ना, दुर्गा पूजा। तो दुर्गा पूजा में मूर्तियां बनती हैं। तो दैट वाज पार्ट ऑफ योर अर्निंग? नो, जस्ट लाइक दैट, आई जस्ट वांटेड टू लर्न। अच्छा। मुझे सीखने की इतनी भूख थी आर्ट। तो मुझे लगा यार ये मूर्तियां बनाना तो आर्ट है। तो मैं उससे जाके पूछता हूँ कि मैं मूर्ति बना सकता हूँ क्या? तो मैं उसके पास गया है। तो जैसे यहाँ गणपति पे, अभी गणपति का आ रहे हैं, तो गणपति बना रहे होंगे ना कहीं ना कहीं, जैसे बॉम्बे में नहीं बन, कहीं आउटकट्स में अभी बन तो रहे शुरू होंगे। हो गया सब जगह शुरू हो गया बनना। तो वहां पर कलकत्ता में भी यही है, दुर्गा पूजा में माँ की मूर्तियां बनती रहती हैं। मैं दुर्गा पूजा में बहुत इन्वॉल्व रहती हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि जो प्रिपरेशंस होती है वो 6-6 महीने पहले से हो जाती है, 1-1 साल पहले से। कलकत्ता, मतलब कलकत्ता ऐसी जगह है जहाँ पर मुझे लगता है कि दुर्गा पूजा को लेके लोग बहुत क्रेजी हैं। पंडाल्स जो लगते हैं वहाँ पे, पंडाल्स, ओह, मैंने पूरे इंडिया में कहीं नहीं देखा ऐसा पागलपन किसी फेस्टिवल को लेकर के। तो वहां पर फिर मैं उन मूर्तियों को, मैं ऐसे रात में जाता था, तो मैंने उनसे बोला कि दादा मुझे मूर्तियां बनानी सीखनी है। तो उन्होंने कहा आती है कि तुम्हें कहा जानू चाहिए, तो बंगाल, तो मुझे बंगाली थोड़ी थोड़ी मैं सीखने लग गया। वहां पे रहने के बाद थोड़ी बहुत तो आई होगी। तो मैंने कहा नहीं मुझे तो नहीं आता। तो क्या सीखेगा फिर? तो मैंने कहा कि मैं मिट्टी दूंगा आपको उठा के। जस्ट सपोर्टर गीली मिट्टी लेके आऊंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, उनको हेल्पर मिल गया एक। तो मुझे बोले पानी डाल के, फिर मैं पैर से उसको मिट्टी को मिक्स करता था, उठा के लेके जाता था। फिर कलकत्ता से आपकी कलरी पेट की जर्नी कैसी
वहाँ पर एक वर्कशॉप है शांति निकेतन में, 50 दिन की वर्कशॉप होती है, उसका नाम मिलन मेला। वो कंप्लीटली गुरतोस्कीज फिजिकल थिएटर वर्क एंड वॉइस वर्क एंड पूरा मतलब एक इंडियन आर्ट फॉर्म्स को लेकर के एक कोर्स डिजाइंड है 50 दिन का। वो मैं करने के लिए चला गया नवंबर दिसंबर में। तो उसमें कलरी के मास्टर आए थे, तो मैंने 50 दिन वहाँ लगातार कलरी की, गोटीपुआ किया, कलकत्ता छौ में? किया। शांति निकेतन, अच्छा। वेस्ट बंगाल, कलकत्ता से 250 किलोमीटर दूर है, हाँ। अंदर है। तो वहाँ पर मुझे मास्टर मिले और वहाँ से फिर मैं उनके साथ चिपक गया। फिर मैं केरला चला गया, फिर उनके साथ कलरी की, वहाँ पर रुका। केरला में आपने कितने टाइम तक किया ये कलरी? मैं था ये सब कुछ मिला के करीब 3-4 साढ़े 3-4 साल केरला कलकत्ता में? केरला में। और कलकत्ता में क्या था? कलकत्ता में मैं वहीं आ जाता था, नवंबर दिसंबर यहाँ पर 50 दिन की वर्कशॉप होती थी, तो वहां से मैं यहाँ आ जाता था। और केरला में आप 3.5 साल? 4 साल। 4 साल सिर्फ कलरी? कलरी। हाउ वाज दैट जर्नी? बहुत खूबसूरत थी। मैंने कहा ना कि मैं कुछ मुझे पसंद आ जाए फिर मैं उसको करने लग जाता हूँ। तो फिर मैंने दिन रात कलरी प्रैक्टिस की, इसलिए मैं बहुत अच्छा हो गया 3-4 साल में। नहीं तो कलरी को सीखने में जनरली 6 साल लगते हैं, बेसिक सीखने में, और उसको और मास्टरी करने में 10-12 साल लगते हैं। लेकिन मेरे पास कुछ और काम ही नहीं था, तो मैं फिर दिन रात कलरी करने लग गया। तो कलरी पेट, इसकी हिस्ट्री बताइए, क्योंकि अभी तक लोगों ने थोड़ा किसी मूवी में या किसी एक्टर्स के मुंह से सुना है, बट इसकी जो हिस्ट्री है, आई मीन कॉमन लोगों के बीच में ये नहीं है। और मेरा एक यही रीजन था कि मैं आपके मुंह से सुनूं डायरेक्ट, और ताकि जो प्रॉपर नॉलेज होती है ना ये लोगों तक जाए। कलरी मीन्स अ डिग्ड प्लेस, एक गड्ढा जो है उसको कलरी बोलते हैं मलयालम में, और पैट मीन्स कॉम्बैक्ट। तो एक डिग्ड प्लेस जहाँ फाइट होती है उसको कलरी पैट बोलते हैं। कॉम्बैक्ट फाइटिंग जहाँ पे होती है। क्रिएटेड बाय लॉर्ड शिवा, टॉट टू हिज डिसाइपल परशुराम जी ने कलरी पैट को डेवलप किया। तो मोस्टली ये था एक एनिमल हंटिंग के लिए था, वॉर ट्रेनिंग, बिकॉज ही वाज द ग्रेटेस्ट वॉरियर। तो उन्होंने उसको वॉरफेयर के लिए कलरी को डिजाइन किया। और उसी एरा में एक और मुनि थे, अगस्त्य मुनि, सप्तऋषि थे ना हमारे ऋग्वेद में। My son's name is Agastya. I know, seven sage, yeah. तो जो 7वें ऋषि थे, मतलब वन ऑफ द 7 मास्टर थे, वो थे अगस्त्य मुनि। तो अगस्त्य मुनि रिलेटेड टू आयुर्वेद एंड ट्रीटमेंट एंड मसाज एंड रीडिंग एंड राइटिंग एंड वॉचिंग, ऐसा कुछ था। तो ऋग्वेद में भी उनका मेंशन है काफी, जैसे ऋग्वेद को बहुत पुराना वेद मानते हैं। तो उसमें अगस्त्य मुनि ने एक और कलरी पैट, मतलब एक एक्सरसाइज डिजाइन की, डेवलप की, जिसको बोलते हैं सदन कलरी पैट। तो मेजर कलरी के 2 स्टाइल हैं, वडक्कन एंड तेक्कन, नदन कलरी पैट एंड सदन कलरी पैट। तो वहां से फिर वो वॉरफेयर में जब ब्रह्म युग आया, जहाँ कलयुग और त्रेता युग और सतयुग हुआ, तो वहाँ फिर जो वॉर रामायण और महाभारत हुई, ये सारे जितने वॉरियर्स थे, रावण से लेके राम तक और दुर्योधन से लेके अर्जुन तक और भीष्मा, द्रोणा, अश्वत्थामा, सारे जो ग्रेट लेजेंड वॉरियर्स थे वो सब कलरी में ट्रेन थे। कलरी वाज द ओनली वॉरियर्स मार्शल आर्ट व्हिच एग्जिस्टेड फॉर बैटलफील्ड टुवर्ड्स साउथ का जो बेल्ट था। कलरी का जो हिस्ट्री है वो क्या है, मतलब कितना पुराना है ये? मतलब अब ऑब्वियसली आप बोल रहे हैं परशुराम एंड ऑल, वो तभी से वो क्रिएशन से आया, करीब 4000 हमारे जो शास्त्र है उसमें भी इसका मेंशन है, वर्णन है। आपने केरला में 4 साल कलरी सीखा, उसको बॉम्बे लाने का कैसे सीखा? मतलब आपके दिमाग में ऐसा कैसा आया कि अब इसे बॉम्बे लेके जाना चाहिए? मैंने तो नहीं लेके आया, मुझे सिखाना भी नहीं था, मुझे तो लगा भी नहीं मैं कभी टीचर बनूंगा। पता नहीं, डेस्टिनी है शायद। आई नेवर थॉट मतलब मैंने इस ना मोटिव से मैंने सीखा कि मैं सिखाऊंगा किसी को। और मैं बहुत अच्छा प्रैक्टिशनर था, मैं अभी भी बहुत अच्छा प्रैक्टिशनर हूँ। मैं उसके बारे में मुझे पता है। हाँ, और मुझे हमेशा ये लगता है कि यार मुझे पहले चीजें मुझे अपने लिए करनी होती हैं, सारी चीजें, और फिर अपने लिए जब मैं चीजें करता हूँ मुझे उसमें अच्छी चीज मिलती है, अच्छी चीज दिखती है, और खुद में चेंज देखता हूँ, तब मुझे लगता है कि इसको मैं
जो, और ऐसे नहीं कि मैं ज्ञान बांटता फिर रहा हूँ जो मेरे पास क्लास में आ जाता है उसको आई जस्ट ट्राई टू कन्वर्ट व्हाट आई हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दैट आर्ट फॉर्म, जस्ट पास ऑन। अदरवाइज मुझे कोई बिल्कुल भी कतई शौक नहीं है कि मैं जाके ऐसे एजुकेशन बांटूं। और कलरी इतनी खूबसूरत आर्ट फॉर्म है, उसने मेरी लाइफ एकदम चेंज कर दी है। बहुत खूबसूरत है कि उसने क्या क्या मतलब मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, ब्रेथ के लेवल पे, बहुत सारी चीज़ों पे वो आपके बहुत कॉन्शियस माइंड पे काम करती है। शायद ऐसा है कि मतलब एंजाइटी, डिप्रेशन और इनसिक्योरिटीज़ और बर्डन, प्रेशर आता ही रहता है ना। हर दूसरे इंसान से मिलोगे तो आपको लगेगा कि परेशान है, क्योंकि इतना कुछ चल रहा है। इतनी स्पीड है बॉम्बे में, बाप रे, इतनी स्पीड है, लोग भाग रहे हैं। तो जब लोग भाग रहे हैं तो थॉट्स भी भाग रहे हैं। थॉट्स भाग रहे हैं तो थोड़ी एंजाइटी है बॉडी में, हल्की सी मसल्स रिलैक्स्ड नहीं है। रिलैक्स्ड नहीं है तो क्या होगा? क्योटिक माइंड है। क्योटिक माइंड है तो सो नहीं पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं, रिश्ते सही नहीं चल रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। भाई माइंड जब एक बार ऑक्यूपाइड रहेगा आपका, सांस नहीं ले पा रहे हैं भाई लोग, सांस नहीं ले पा रहे। जब माइंड अगर ऑक्यूपाइड है, इफ यू आर थिंकिंग 2x, जैसे एक है जो बोल रहे हो वो सोच रहे हो, इतना ही होना चाहिए बस। लेकिन बोल रहे हो, 2 लाइनें बोल रहे हो और 200 सोच रहे हो। ये मैंने पढ़ा था एक आर्टिकल दैट वी आर सो इन्वॉल्व इन अवर थॉट दैट वी हैव स्टार्टेड डूइंग शैलो ब्रीदिंग। हम डीप ब्रेथ मतलब लेते ही नहीं है, एंड सम टाइम हम भूल जाते हैं कि हमें सांस भी लेना है। सबको ये है शैलो ब्रीदिंग को, तो सिटीज लाइक 85-90% पीपल आर डूइंग शैलो ब्रीदिंग। दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड शंखनाद। यस, मैं आऊंगी उस पे भी। हाँ। तो कलरी पेट से मेरा जो मिलना हुआ था, हाँ। आपसे जो मिलना हुआ था मैं अपनी लाइफ के उस पड़ाव पे थी जहां मुझे आई जस्ट वॉन्टेड टू डाइव इन टू अननोन, क्योंकि मुझे सब कुछ पता था। आई एम अ पर्सन कि अगर मुझे कुछ करना है तो आई हैव टू नो एवरीथिंग। ओके, आई हैव टू नो एवरीथिंग इन द सेंस कि अगर जैसे मुझे वेट लॉस करना था तो मैंने खुद ही न्यूट्रिशन का कोर्स कर लिया। ओके, मुझे मेरी फिटनेस जर्नी पे जाना था तो मैंने पहले फिटनेस पढ़ा, और ये मतलब आई हैव टू नो एवरीथिंग। बट द टाइम वाज समथिंग फिजिकली एंड मेंटली that I actually wanted to dive into unknown. And Kalari Pate was unknown for me, though I wanted to do it. पढ़ा था मैंने इसके बारे में, लेकिन जब मैंने दिमाग में कर लिया कि मुझे ये सीखना है तो मैंने उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर जैसे ही मुझे बहुत सारा कुछ पता चल जाएगा तो मैं उसमें इफ बट वो निकालने लगूंगी, और उस समय फिजिकली एंड मेंटली मैं उस सिचुएशन में नहीं थी। मुझे बस कुछ स्टार्ट करना था, एंड मैंने कलरी स्टार्ट किया। वहाँ पे मैं आपसे मिली। कलरी ने मेरे लाइफ में इतना पॉजिटिव चेंज लाया है कि मैं आपको वो जो एक स्थिरता बोलते हैं ना, स्टेबिलिटी, वो आ गई फिजिकली। बिकॉज जितना फ्लो आपके बॉडी में होता है उतना ही फ्लो फिर आपके माइंड में भी होता है ना। ये मेरी लर्निंग है कि हमारा बॉडी वो दिखाता है जो हमारा माइंड सोच रहा होता है, जिसको हम लोग इमोशनल ब्लॉकेजेस बोलते हैं। और कलरी ने वो सारे ब्लॉकेजेस जो है वो फ्री कर दिए। तो माइंड के साथ साथ मेरा बॉडी भी फ्लो करने लगा। एंड आई एम रियली 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 थैंकफुल टू यू एंड कलरी कि चाहे वो जैसे भी था, मैं आपसे टकराई और मैंने कलरी सीखा। मुझे सच में आई एम रियली हैप्पी कि आपने सीखा उसको, क्योंकि बहुत सुंदर आर्ट फॉर्म है ये। थैंक गॉड कि मैंने उस आर्ट फॉर्म को प्रैक्टिस किया और मुझे वो आर्ट फॉर्म मिल गई। पता नहीं कहाँ से कैसे मिली, क्या कर रहा था कुछ, बट मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ तो ऐसे कर्म किए मैंने पिछले जीवन में। जैसे लोग अपनी बीवियों के बारे में बोलते हैं ना कि कुछ तो कर्म किए जो मेरी ऐसी बीवी मिली मुझे मुझे लगता है मैंने कुछ तो किया जो मुझे कलरी मिल गई। भगवान अगर नहीं मिली होती तो पता नहीं क्या होती, लाइफ कुछ अलग होती मेरी। आई वुड हैव बीन अ डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट प्रोफेशन, कुछ और मैं कर रहा होता शायद। ये रही आपकी कलरी की जर्नी, लेकिन मुझे पता है कि आपका एक बहुत ही स्पिरिचुअल साइड है।
मुझे अभी भी याद है कि जब आप एज अ मास्टर क्लास में आते हैं तो देयर इज अ वेरी डिफरेंट ऑरा. हाउ डू यू वर्क ऑन योरसेल्फ? I see, I'm aware of that कि I have that side. But मुझे नहीं लगता कि मैं उसके उसके ऊपर कुछ काम वाम करता हूँ कि कुछ वो ऑरा क्रिएट करने के लिए वो कुछ या वैसी प्रेजेंस बनाने के लिए या वैसा सोचने के लिए मैं उस पर कुछ भी नहीं काम करता हूँ. एक चीज़ खाली मैं अपने मास्टर से मैंने सीखी, अवनी विश्वास मेरे जो गुरु हैं, उनसे मैंने सीखी. और उनको जो मैं ऑब्जर्व किया देखा है कि वो किसी भी 2 चीज़ करते थे वो, और उन्होंने मुझे शायद 2 चीज़ें ही सिखाई हैं. हम लोग फॉरेस्ट में काम करते थे, जंगल के अंदर. एक था सुनना, ठीक है, दूसरा था अटेंशन देना जिस चीज़ को आप सुन रहे हो. तो ये मैंने उनसे सीखा और ये मैंने बहुत तब से लेके अभी तक मैं बहुत प्रैक्टिस, मतलब वो अपने आप सब तो ब्रेथ में आ गया वो कि मैं सुनता हूँ और मैं उस चीज़ को अटेंशन देता हूँ. बस शायद ये वहीं से बिल्ट हो गई है. आप एक एक्टर भी हो हाँ. और कलरीपेट मास्टर भी हो. एक्टिंग इज फुल ऑफ चैलेंजेस और वहाँ का जो थॉट प्रोसेस होता है इट्स वेरी डिफरेंट. एंड देन कलरी, हाउ डू यू बैलेंस? बिकॉज दोनों मतलब नॉर्थ एंड साउथ पोल जैसे हैं. बहुत मुश्किल है, ट्रीटमेंट ही अलग है पूरा. मेरा तो है ही, बट लोगों का भी मेरी तरह बहुत अलग है. 7:30 बजे कलरी की क्लास होती है, 9 बजे कलरी खत्म हो गई, 9:30-10 बजे मैं घर पहुंचा, 10:30-11 बजे बैग उठाया आरामनगर ऑडिशन के लिए. और वहां पर 7:30 बजे लोग मुझे सर बोल रहे हैं, सर ये कैसे होगा, सर ये कैसे होगा, सॉफ्टवेयर टोन, मुझे हाई स्टेटस दे रहे हैं, सर ये सिखा दीजिए. एंड देन आई एम टॉकिंग अबाउट आर्ट फॉर्म एंड बॉडी एंड ब्रेथ. कट्टू तू इधर आ, सुनना, या स्लेट पकड़ना, ऑडिशन दे. क्या सीख के आ रहे, किधर से आया तू रे, ऑडिशन देने आ रहे, इंट्रो नहीं बोलने वाला है. और शुरुआत में मुझे ना ऐसे लगा, 2016-17 की बात है, मतलब अभी तो कोई मुझसे, अभी तो पता नहीं, शायद ऐसे मुझसे अब कोई मुझसे बात नहीं करता ऐसे. मैं नया भी होता हूँ तो पता नहीं प्रेजेंस है गई ऐसी या अमीर हो गया हूँ थोड़ा. थोड़े पैसे, 4 पैसे आ गए, आईफोन आ गया, बैग आ गया, बढ़िया महंगे महंगे लेके चलता, तो प्रेजेंस हो गई है, पता नहीं क्या है. हाँ कि बट अभी लोग नहीं करते, बट शुरुआत में तो लोग बहुत ऐसे बात करते थे मुझसे. बट जब आप ये बोल रहे हो, अब व्हेन यू मीट समबडी, राइट, और जनरली ऐसा होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. डू यू बिलीव इन दैट? नहीं, मेरा तो फर्स्ट इंप्रेशन, जिसने मुझे फर्स्ट टाइम इम्प्रेस किया उसने तो गुड़ गोबर कर देता है वो. मुझे जो फर्स्ट टाइम इम्प्रेस नहीं कर पाता ना, वो मुझे somehow I don't know, this is good thing with me. जैसे मैं जिससे मिला, कितने लोगों से मिलता हूँ, मैं उनसे मिला और फर्स्ट टाइम मैं इम्प्रेस नहीं हुआ उससे, ठीक है. मुझे कुछ रिमाइंड हो रहा है, बट मुझे बैक ऑफ द हेड पता क्या लगता है कि अच्छा, अब मैं इससे इम्प्रेस नहीं हुआ, बट मुझे पता है कि शी और ही इज गुड, क्योंकि ये मेरे केस में 500% हुआ है. इवन फाइंडिंग अ गर्लफ्रेंड, a girl which I didn't like at all at first, I just end up dating that girl. Wow. अब मुझे बैक ऑफ द हेड ये लग रहा है कि मुझे बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं आई वो लड़की, मतलब कुछ भी नहीं पसंद आया मुझे उसके अंदर, और फिर मैं उसी को डेट कर रहा हूँ. So basically for you first impression is not the last impression. It's like knowing a person is more important. I think मैं धीरे-धीरे इसी चीज को डिस्कवर कर रहा हूँ अपने अंदर कि हाँ कि कैसे मतलब अपने आप को ऐसे, मुझे लगता है कि जो आप बोल रहे हो ना, यही मेरा पैटर्न है कि फर्स्ट टाइम मैं इम्प्रेस हूँ या ना हूँ वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर मैटर नहीं करता. धीरे धीरे मैं उस इंसान को जानने लगता हूँ, देन आई स्टार्ट फॉलिंग इन लव विद दैट पर्सन. मैं फिर से कलरी पे वापस आ रही हूँ. जब आपने कलरी क्लासेस यहाँ बॉम्बे में स्टार्ट की तो हाउ ओपन वर पीपल, और कितनी अवेयरनेस थी इसके बारे में? They were not open, they were not aware. मुझसे पहले एक कलरी के मास्टर थे यहाँ पे, बेलराज सोनी सर, बहुत अच्छे मास्टर हैं, बहुत सिखाया उन्होंने यहाँ पे बॉम्बे में लोगों को, और उनका स्कूल बहुत अच्छे से नहीं चल पाया.
सॉरी, उनके एक स्टूडेंट थे, आई फॉरगॉट हिज नेम, विपिन। विपिन ने अपनी कलरी की क्लासेस शुरू की, वो भी उन्होंने भी कुछ 2-4 साल काम किया, फिर उनका भी नहीं चला। कलरी के लोग सीखने नहीं आते थे, नहीं सीखते थे लोग। तो रीजन मतलब उनको पता ही नहीं पता ही नहीं था, पहली चीज पता नहीं था, दूसरा बहुत बहुत अच्छे ऐसे इजी आर्ट फॉर्म तो है नहीं, मेहनत लगती है, मुश्किल है सीखना, और थोड़ा सा इंटेंस है, थोड़ा सा बहुत चिल। इंटेंस तो बहुत है। हाँ इंटेंस है, और बहुत चिल स्पेस नहीं है, लाइक हम्म। इट्स नॉट वन ऑफ दोज क्लास जहाँ पर आप आकर के और चिल्लम चिल्ली कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, और हाँ हाँ वो करिया और चले गए। नो, इट रिक्वायर्स योर माइंडसेट, इट रिक्वायर्स योर फोकस, योर फिजिकलिटी, योर इमोशन, इट रिक्वायर्स द कंप्लीटनेस, नहीं तो आप नहीं सीख पाओगे। तो जब मैं कलरी सीख रही थी आपसे, और आप हमेशा बोलते हैं कि कलरी हमेशा ग्रुप में सीखना चाहिए, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? आई एम श्योर आपके पास आपके बहुत सारे सेलिब्रिटी स्टूडेंट्स भी हैं, Yes, तो आई एम श्योर कि वो लोग आपसे रिक्वेस्ट करते होंगे कि मैं सिखा रहा हूँ उनको, प्राइवेट पैसा नहीं चाहिए मुझे। उनको दे रहा हूँ प्राइवेट क्लासेस। लेकिन हाँ। जो क्लास में एक जो बट उनको भी मैं कलेक्टिव, यही बोलता हूँ, सी उनको भी बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि आई एम डूइंग प्राइवेट क्लासेस, बट मैं उनको भी ये बोलता हूँ ग्रुप में आप क्या सीखते हो। जैसे कलरी हैज बीन अ वॉरियर्स मार्शल आर्ट फॉर्म, नाउ यू रिलेट योरसेल्फ एज अ वॉरियर, तभी आप कलरी सीख पाओगे, नहीं तो नहीं सीख पाओगे। कि एक वॉरियर है, जब वो वॉर में जा रहा है, जब वो बैटल फील्ड में जा रहा है, तो उसको किस किस चीजों की जरूरत पड़ेगी टू बी अ बेटर फाइटर। वॉर होती थी सनराइज टू सनसेट, सनराइज टू सनसेट क्या चाहिए तुम्हें? बॉडी माइंड ब्रेथ। बॉडी में क्या चाहिए? एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्टैमिना, पावर, ग्रेस, स्पीड, ये सब चाहिए बॉडी में। माइंड में क्या चाहिए? फोकस, अवेयरनेस, कामनेस, कंपोज्ड माइंड, अवेयर माइंड, बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन। और ब्रेथ मजबूत चाहिए, जो सांस चले 2-3 घंटे तक एक ही सांस में खेल जाओ आप, क्योंकि वेपन्स भारी होते थे, आर्मर भारी होता था, सोर्ड, शील्ड, सब भारी वेपन्स होते थे ना। तो ये ग्रुप में आप जब इन सब चीजों की प्रैक्टिस करोगे ग्रुप के अंदर, तभी आप समझोगे कि इसकी अवेयरनेस क्या है। इस मेरे को वॉरियर्स जो हैं, ये बाकी के वॉरियर्स ना, अकेले तो नहीं जा रहे वॉर पे आप। हाँ। वॉर में तो 1000 लोग एक साथ जा रहे हैं। तो वो जो फोकस है, जो अवेयरनेस है, जो फिजिकलिटी है, जो बॉडी की प्रेजेंस है, जो मसल की अवेयरनेस है, जो स्पाइन की अवेयरनेस है कि, और कलरी जो वॉर में फाइट तो ऐसा नहीं कि 1-on-1 होती थी। Yes. लाइक मैं आपसे फाइट कर रहा हूँ, सेम टाइम आई एम फाइटिंग विद एवरीबॉडी। There are 4 people around you. 4 नहीं, 4000 पीपल अराउंड यू। महाभारत में भीष्म पितामह ने 50 लाख लोगों को मारा था एक दिन में। Recently, now you're saying this, I remember this Chhawa ka scene. Oh my God. लुक एट दैट सीन। Oh. तो वॉर हैपेंड लाइक दैट। Hmm. जो लास्ट वाला सीन है, जब वो जब सारे उनको अटैक कर attack देते हैं करते उस हैं। बिल्डिंग बड़ी से, जो उनका पैलेस था, Hmm. जब अटैक, वही थी कलरी पैड। इमेजिन कि ये 15-16 या 20 वॉरियर्स हैं, द ग्रेट फाइटर्स, Hmm. और 1000 लोगों ने अटैक किया, कैसे मारोगे? और ऐसा इतिहास में ऐसा हुआ है। Hmm. पृथ्वीराज चौहान से लेके महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा से लेकर के अरे क्या नाम उनका, सम्राट अशोक और विक्रमादित्य। चाणक्य सोच रहा हूँ। नहीं, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, they were the great fighters, greatest fighters in India. So it's always it's good to learn in group, because you are surrounded with people, you have limited space. आप तभी सीख सकते हो ये सारी चीजें जब आप लोगों के आसपास हो। अब जैसे बॉम्बे जैसे जगह पे तो लोगों के पास सालों साल नहीं है। How you tell them, how you make them understand the essence of coloring when people have limited time, or maybe an actor is coming to you कि मुझे बस अपने आप को रेडी करना है, you know, basics. तो how you teach them, what you teach them? Coloring revolves around 3 things: body, mind, breath. मेरा जो कोर्सेस हैं, इसलिए मिनिमम जो डेज ऑफ माय कोर्स है, दैट इज 5 वीक्स, मींस 25 क्लासेस। 25 क्लासेस से कम में मैं सिखाता ही नहीं हूँ किसी को। आपको आना है तो कलरी सीखनी है तो 25 क्लास आपको आना ही पड़ेगा, ठीक है। अब उन 25 क्लासों में मैं क्या करता हूँ, लोगों को बॉडी की अवेयरनेस, बॉडी की ट्रेनिंग, बॉडी के पोस्चर्स, माइंड की अवेयरनेस, माइंड की कामनेस, क्योटिक माइंड,
काम माइंड और क्योटिक माइंड में क्या डिफरेंस है और शैलो ब्रीदिंग और डीपर ब्रीदिंग में क्या फ़र्क है, ये खाली समझा पाता हूँ। ये समझा नहीं पाता हूँ, ये उनको कोशिश करता हूँ, ये मैं उनको फील करवा पाऊँ। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हर कोई समझा देता है, मैंने समझा दिया, आप समझ गए, आप घर चले गए, आपका कुछ नहीं हुआ, कुछ होगा भी नहीं। क्योंकि हर ब्रेथ को समझ सकते हो, बॉडी को समझ सकते हो, माइंड को समझ सकते हो, आप इन चीज़ों को फील कर सकते हो। तो जब तक इनको आप फील नहीं करोगे, आपको इसके आगे क्या करना है पता नहीं चलेगा। बॉडी ट्रेनिंग में जब तक आप ये नहीं फील करोगे कि फ्लेक्सिबल नहीं है मेरी बॉडी, आपको खाली पता है कि फ्लेक्सिबल नहीं है, बट कितनी फ्लेक्सिबल नहीं है ये नहीं पता है। वो तब पता चलेगा जब फ्लोर पे पैरों को ओपन करोगे, स्ट्रेच करोगे, लेफ्ट जाओगे, राइट जाओगे, तब पता चलेगा अरे मामा यहाँ दुख रहा है, यहाँ दुख रहा है, हिप बोन्स दुख रही हैं, नीज दुख रही हैं, ग्लूट्स दुख रहे हैं। तब आपको पता चलेगा आप फ्लेक्सिबल नहीं हो। तो कैसे फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाया जाए? नाउ यू कंटिन्यू कलरी और यू गो टू योगा क्लास और यू गो टू जुम्बा क्लास, यू गो टू जिम, योगा, एनी क्लासेस यू गो, बट इन कलरी इन माई कोर्स यू फाउंड आउट कि ये चीज़ें पे इम्पॉर्टेंट है। बॉडी ब्रेथ माइंड की ट्रेनिंग इम्पॉर्टेंट है। अब मेरे पास ट्रेन करो, बाहर जाके ट्रेन करो, ये आपकी मर्जी है। मुझे याद है कि जब मैं आई थी कलरी सीखने के लिए, तो मेरा फिजिकल नीड जो थी उससे ज़्यादा इमोशनल नीड थी। इमोशनल हीलिंग मुझे चाहिए थी। मतलब फिजिकल जो हमारी बॉडी में एक ट्रॉमा होता है वो छोड़ करके इमोशनल ट्रॉमा, तो मैं उसके लिए आई थी। और मुझे ऐसा था ऐसे बहुत सारे लोग आते होंगे, हाउ डू यू रिकग्नाइज देम that what is their need? She or he needs emotional healing or the physical healing. How do you recognize that? See, what people call emotional healing, I call it a physical healing. This is brain, और ये जो body है that is mind. What is your emotional healing? What is the emotional traumas, let's say? कि somebody 5 years back, for example, 5 years back you are in love with a guy, ठीक है, बहुत प्यार था दोनों के बीच में, और 5 साल पहले आपका ब्रेकअप हो गया, और शादी तक आते आते बात थी कि बस 1 हफ्ते बाद शादी होने वाली है और ब्रेकअप हो गया। ऐसा होता है। ब्रेकअप हो गया तो सब टूट गया, शरीर टूट गया, दिमाग टूट गया, माइंड टूट गया कि भगवान इतना प्यार किया और चला गया सामने वाला। ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, बड़ा दुख होता है, बाद में हंसी आती है, लेकिन उस टाइम पे तो जान ही चली जाती है। तो ये सबके साथ होता है। ऐसा तो है नहीं कि दुख नहीं आता है जीवन में, सबके जीवन में दुख आता है, सुख आता है, दुख आता है, सुख आता है। होता क्या है कि लेट्स से बॉडी के साथ क्या होता है कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, इमोशन को 2 में डिवाइड किया गया, पॉजिटिव इमोशन, नेगेटिव इमोशन। ठीक है। बॉडी नेचुरली कैसे रिस्पॉन्ड करती है, जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं बॉडी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और पॉजिटिव इमोशन में बॉडी एक्सपैंड होती है। जैसे मैं अभी हंस के बात करूंगा तो ऐसे करूंगा और बताइए कैसे हैं आप, क्या है। और अगर मैं सैड हूँ, कोई आपके पास आया कि मेरे घर पे कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो गई, तो मैं ऐसे बैठूंगा कि, तो मेरी बॉडी अपने आप से ना कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। दैट इज ये एकदम नेचुरल तरीका है उसका बॉडी रिस्पॉन्डिंग का। 5 साल पहले जब आपका ब्रेकअप हुआ तो कौन से इमोशन ने हिट किया बॉडी को? सैडनेस, नेगेटिव इमोशन। सैडनेस इज अ नेगेटिव, यस। तो नेगेटिव इमोशन ने जब बॉडी को हिट किया तो बॉडी कैसे हो गई? कॉन्ट्रैक्ट में चली गई। जब बॉडी कॉन्ट्रैक्ट में चली गई तो क्या हुआ कि लेट्स से कि मैं एक ही दिन का पकड़ता हूँ, एक दिन आप बहुत दुखी थे, यू आर वेरी सैड थ्रू आउट द डे। जब आप बहुत दुखी थे तो क्या हुआ, उस इमोशन ने, उस पर्टिकुलर इमोशन में आपकी बॉडी 24 घंटे थी, तो आपकी बॉडी ने सैडनेस को एक्सपीरियंस किया 24 आवर्स तक। मसल्स क्या होती हैं, जब आप कॉन्ट्रैक्ट होते हो तो मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो वो जो मसल है जो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, तो छोटे छोटे जिसमें कॉन्ट्रैक्ट हो गई, मतलब कि ब्रेथ का फ्लो, ऑक्सीजन का फ्लो और ब्लड का फ्लो का हर जगह नहीं पहुंचा, या उस जिस फेज में, जिस स्पीड में, जिस ब्रेथ की रन होता है उस स्पीड में नहीं था, वो कॉन्ट्रैक्ट मसल्स पे अच्छा फ्लो नहीं था। तो जब मसल्स ये ऐसे सेट स्टोर हुई वहाँ पे, तो जाके सब जो जॉइंट्स हैं बॉडी के हमारे, वहाँ पे जाकर के वो थॉट जो है, वो मसल जो है, वो जाके स्टोर हो गया। और जब वो जाके स्टोर हो गया, अब टाइम चला गया, ऐसे करके जब भी आप नेगेटिव इमोशंस में रहे होंगे ना, तो ये बॉडी में जाकर के स्टोर हो जाते हैं थॉट्स। मतलब कि मसल्स ना स्पैज़म में या कड़क हो जाएंगी मसल्स,
या स्टिफ हो जाएंगे मसल्स, या नॉट्स पड़ जाएंगे। जैसे आप देखोगे बहुत लोगों के यहाँ पे नॉट्स हैं, लोअर स्पाइन में Yes, नॉट्स हैं, हाँ, पूरी स्पाइन में नॉट्स हैं, शोल्डर में नॉट्स हैं। तो जब इन लोगों को नॉट्स पड़ जाते हैं तो वो नॉट्स वही है कि जो वो कभी 5 साल 20 साल 25 साल पहले कभी कुछ बहुत परेशान रहा होगा इंसान, और वो थॉट जाके अटैक हो गए तो मसल्स के नॉट्स पड़ गए। और मतलब वो जो इमोशनल ट्रॉमा जो था वो रिलीज नहीं हुआ, नहीं हुआ। इट्स इन बॉडी। इट्स इन बॉडी। नाउ व्हाट हैपेंस, ये सब अब सुख दुख तो चलेगा, उसको तो अपने हाथ में कंट्रोल है नहीं, कि जब आप इसीलिए ऐसा नहीं कि गांव के लोग डिप्रेशन में नहीं रहते हैं, जाते हैं, खाली उनको ये आइडिया नहीं, वर्ड ये शब्द नहीं पता उनको, डिप्रेशन हाँ, उनको डिप्रेशन का मीनिंग नहीं पता है, वो दुखी होते हैं। वो ना दुखी होते हैं, रिलीज करते जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक खेत है, एक फावड़ा है, एक वेपन है, मूवमेंट है, एक मूवमेंट है। कलरिंग में क्या होता है कि जैसे आप क्लास में आए और यू हैड सम मेंटल इश्यूज और इमोशनल ब्रेकडाउन 5 years 10 years बैक, तो जब आप क्लास में आते हो तो कलरी तो मूवमेंट वाली आर्ट फॉर्म और फ्लो वाली है। तो उसमें आपने कट किया, ऊपर हाथ किया, नीचे हाथ किया, पैर ऊपर किया, पैर नीचे किया, पेल्विक लिफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, लंजेस हो रहे हैं, स्नेक कर रहे हो, मंकी कर रहे हो, हॉर्स कर रहे हो, बॉडी को पूरा निचोड़ रहे हो आप। और जब बॉडी को निचोड़ रहे हो पूरा, तो सारे नॉट्स क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे खुल रहे हैं, मसल्स खुल रही हैं, और उसके साथ हम नेगेटिव इमोशंस भी रिलीज हो रहा है। नाउ यू हैव फॉरगॉटन अबाउट दैट मैन जिसने ब्रेकअप किया, जो छोड़ के चला गया। ऐसा नहीं वो अभी भी थॉट्स अटके हुए, नहीं, थॉट्स नहीं अटके हैं, वो चला गया। यू मूव्ड ऑन, यू गॉट मैरिड, यू हैव बेबीज एंड यू मूव्ड ऑन टू योर लाइफ, यू डोंट इवन रिमेंबर व्हाट हैज हैपेंड, बट बिकॉज दैट हैपेंड फॉर गुड 5 days 10 days 1 month, वो सब स्टोर हो गया मसल्स में। अब वो निकले कैसे? जब तक बॉडी को आप घुमाओगे नहीं, बॉडी को घुमाओ, उसको फ्री करो, मसल्स को फ्री करो, कहीं नॉट्स ना हो, पूरी मसल्स आपकी फ्री हो, ब्लड का फ्लो अच्छा हो, ऑक्सीजन का फ्लो अच्छा हो, तो जाकर के वो इसीलिए कलरी और योगा में भी, योगा क्या है, मूवमेंट है, तो स्ट्रेच, एक्सट्रीम स्ट्रेचेस। व्हाट द एक्सट्रीम स्ट्रेचेस डज टू योर बॉडी, कि वो पूरी बॉडी को ऐसे मरोड़ देता है, कि हर जगह से पानी निकाल दो एकदम घुमा घुमा के। जैसे जो हॉट योगा है, विक्रम योगा को जो था अभी चेंज किया, हॉट योगा था, उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि 40 डिग्री टेम्परेचर पर बॉडी को 26 तरीके से घुमा दो, 26 पोस्चर्स इनके 26 तरीके से घुमा दो, बॉडी अपने आप रिलीज हो जाएगी। और रिलीज हो गई तो इमोशनल ब्रेकडाउन रिलीज चला गया, ब्रेथ का फ्लो अच्छा हो गया, देन यू फील गुड इन योर माइंड। ये कलरी करती है। It's such a amazing thing, because I have seen, like, I'm the example of it, of the positive effect of कलरी। अब जैसे कोई इंसान आपके पास आ रहा है कलरी पेट के लिए, मैं समझना चाहती हूँ, ये मैंने किया हुआ है, मैं फिर से समझना चाहती हूँ ताकि मेरी जो सोशल मीडिया जो फैमिली है वो अंडरस्टैंड कर सके इसको। जब आप माइंड, बॉडी, ब्रेथ बोलते हो तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? क्योंकि कोई तो ऐसा आता होगा जो फिल्म से आते हैं, फिल्म लाइन से आते हैं, दे नो कि कैसे करना है, बेसिक्स एटलीस्ट उनको पता होता है कि, एंड दे मेंटली नो दैट दे आर प्रेपिंग देमसेल्फ। बट जो कॉमन वॉक ऑफ लाइफ से आते हैं उनको उस मतलब कलरी में ले आना, लाइक यू नो, हम सब लोग ऐसे बिखरे हुए ऐसे अपने अपने लाइफ में, काम, बच्चे, घर, बिजनेस, तो उनको ऐसे बोलते हैं ना अपने आप को गैदर करना, हाउ डू यू, बिकॉज उसके बिना कलरी इज नॉट पॉसिबल। सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू इट? देखो, फर्स्ट स्टेप तो आपको शुरू करना पड़ेगा खुद से। मतलब एकदम बेसिक क्या है तीनों चीजों का, जैसे बॉडी, माइंड, ब्रेथ का बेसिक फर्स्ट स्टेप क्या है? बॉडी का फर्स्ट स्टेप है अंगड़ाई लेना। कोई भी जानवर है, जितने भी जानवरों को आप देखोगे, जैसे ही एक बिल्ली, कुत्ता, गाय, भैंस, जैसे वो सो के उठेंगे क्या करेंगे? एकदम ऐसे स्ट्रेच करेंगे पूरी बॉडी। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं? वो गहरी सांस लेते हैं। थर्ड स्टेप क्या करते हैं? उनका थॉट आता है कि अच्छा हंटिंग, भूख लगी है, खाना चाहिए, तो फिर वो माइंड को उस डायरेक्शन में लगा देते हैं। ह्यूमंस को क्या करना चाहिए? माइंड को सबसे पहले सुबह उठ के उसको एकदम शांत रखना है, इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है कोई, ना मोबाइल चेक करना है, ना रीडिंग करनी है उठते ही, ना ही उठते ही, मतलब उठते ही कुछ नहीं करना है आपको, खाली 15 मिनट 20 मिनट तक एकदम शांति से आपको अंगड़ाई लेनी है, सांस को महसूस करना है, एक जगह खड़े, ना कुछ देखना है, ना कुछ सुनना है,
ना म्यूजिक देखना सुनना है, ना बाहर खिड़की के बाहर देखना मौसम कैसा है, ना किसी से बातचीत करनी, कुछ नहीं। एकदम 15 मिनट अपने आप को दो, खाली आप अंगड़ाई लो, गहरी सांस लो, बैठ जाओ, खड़े रहो आराम से, चुपचाप माइंड को थोड़ा सा शांत रखो, कुछ सोचो ही मत, कोशिश करो ना मत सोचो, ऐसा पॉसिबल नहीं है माइंड के लिए कि कुछ ना सोचे। वो कुछ सोच रहा है तो उसको ब्रेथ पे लगा दो, ब्रेथ की काउंटिंग शुरू कर दो, आंखें बंद कर लो, ब्रेथ के अंदर रहो, शरीर के अंदर रहो, अपने अंदर थोड़ा रहो, 15 मिनट दे दो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। जब आप कलरी की बात कर रहे थे, आप एनिमल्स की बात कर, एनिमल मूवमेंट्स की बात कर रहे थे, हाउ इट मतलब ये कलरी में किस तरह से क्या बोलूं मैं, आया कैसे, नहीं, डिजाइन क्यों हुआ, हाँ, कैसे, कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है ये कलरी का। बहुत कमाल चीज है एनिमल्स। जैसे हम भी एनिमल्स थे पहले, हम होमोसेपियंस गोरिल्ला की फॉर्म में थे, हम 4 पैरों पे थे, ठीक है। तो हम जब क्या करते थे, दौड़ते थे, भागते थे, फिर ऐसे बैठ जाते थे, फिर मूवमेंट ऐसे होता था हमारा, फिर बैठ जाते थे। जब आप 4 पैरों पे मूवमेंट करते हो तो आपकी बॉडी क्या है, हॉरिजॉन्टल है, यहाँ सर है, नेक है, ये आपकी स्पाइन है, ये आपके पैर है, ये टेल है, ठीक है। तो मूवमेंट कैसा है आपका, ऐसा है। हर एक मूवमेंट में चलना, उठना, बैठना, फिरने में आपकी स्पाइन यूज हो रही है, स्पाइन यूज हो रही है, स्पाइन यूज हो रही है। स्पाइन इज कनेक्टेड टू ऑल योर मसल्स, नर्व से भी है, हर चीज से। अगर मैं बात कर पा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मैं ये किया ना, तो ये स्पाइन से कनेक्टेड है, इसकी मसल। अगर मसल यहाँ की सपोर्ट नहीं करेगी तो मैं ये उंगली नहीं उठा पाऊंगा। तो माई स्पाइन इज एवरीथिंग। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर, योर ब्रेन इज इन योर हेड, और हेड कहाँ है, यहाँ है। ह्यूमंस के साथ क्या हुआ, जब हम इवोल्यूशन हुआ और जब हम इवॉल्व हुए तो हम खड़े हो गए, ठीक है। जब हम खड़े हुए तो माइंड, ब्रेन कहाँ चला गया, ऊपर, टॉप पे। इसीलिए हम रूल कर पाए, और हम पूरी दुनिया को हर चीज रूल कर रहे हैं। हम पानी, जल, जंगल, सारे जानवर, डेंजरस से डेंजरस जानवरों को हम रूल किया हम लोगों ने, अभी भी हम रूल कर रहे हैं। तो जब हेड ऊपर चला गया तो हम माइंड ओरिएंटेड हो गए। माइंड ओरिएंटेड हो गए तो हम हर चीज को यहाँ से सोचते हैं, यहाँ से समझते हैं। आई लव यू टू, तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फील नहीं है, इट्स अ गिव एंड टेक। हाँ, फील नहीं है, थॉट्स हैं खाली, बिकॉज हम थॉट ओरिएंटेड हो गए। फील तो तब आएगा जब स्पाइन मूव होगी ना आपकी। हम कैसे चल रहे हैं अभी, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। तो इसमें ना स्पाइन का मूवमेंट है, कुछ है ही नहीं, ऐसे चल रहे हैं। ये सोफा, ऐसे बैठ गए, मीटिंग कर ली, फिर उठे, गाड़ी में बैठ गए, ड्राइव कर लिया, फिर उठे, ऐसे सो गए। मूवमेंट नहीं है। व्हाट हैपेंस, तो स्पाइन का मूवमेंट नहीं। स्पाइन, बॉडी में क्या, ये लिम्स है, देखो डिवाइड करो बॉडी को, क्या ये लिम्स है, ठीक है। ये सेंसेस हैं सारे आपके, ये सारी मशीन है जो बॉडी को ऑपरेट कर रही है। दिस इज द सेंटर ऑफ योर बॉडी, जहाँ पे बॉडी की एनर्जी जनरेट होती है, ये स्पाइन है। मेन देखोगे 70% तो स्पाइन ही है ना आपकी बॉडी में, जो उसका काम है, जो मतलब मेन जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, वो यही तो है। ये तो लिम्स है। जैसे हाथ कट गया फिर भी जिंदा हो आप, पैर कट गए आप जिंदा हो, लेकिन स्पाइन अगर टूट गई तो गए, रिपेयर भी नहीं हो सकती। स्पाइन टूट गई तो हो सकता है कि आप पागल हो जाओ, स्पाइन टूट जाए तो माइंड बंद हो जाए, स्पाइन टूट गई तो हार्ट अटैक आ जाए, कुछ भी हो सकता है अगर स्पाइन में कुछ हुआ तो, बिकॉज स्पाइन इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन यू डू एनिमल एक्सरसाइजेस, मंकी, हॉर्स, जैसे आपने कलरी प्रैक्टिस की तो आपने मंकी किया, आपने हॉर्स किया, एनिमल किया, एंड यू आर टेलिंग ना कि 6 वीक्स कलरी के बाद में, आप मुझे बता रहे थे एक दिन अभी अंदर भी आप बता रहे थे कि कलरी क्लास करके आए और कई साल टाइम, काफी टाइम, कितना टाइम था वो? मेरा बहुत ही इमोशनल टाइम था, और मैं 1.5 सालों तक रात को सोई नहीं थी, मैं सोई नहीं थी, एंड फॉर 2.5 months आई वॉज ऑन मेडिकेशन। रात को एक मेडिसिन है बहुत कॉमनली अवेलेबल, बट आई वॉज ऑन प्रिस्क्रिप्शन, वो मैं 2.5 महीने तक ली, एंड विच actually damaged my liver, so I had to stop that medication also. मैं 1.5 सालों तक सोई नहीं थी, और जब मैंने कलरी स्टार्ट किया, कलरी स्टार्ट करने के 8 से 10 दिनों के बाद आई स्लेप्ट, एंड आई स्लेप्ट फॉर 9 hours.
शायद अगर मुझे कलरी क्लास में दूसरे दिन जाना नहीं होता, क्योंकि मुझे कलरी करना था, मतलब जैसा आपने बताया ना कि आपको एक नशा था, करना है तो करना है, तो उस समय मुझे वो नशा था कि मुझे कलरी करना ही है। क्योंकि मुझे सुबह 8 बजे कलरी क्लास पहुंचना था, मैं उठी, नहीं तो शायद मैं 15 घंटे भी सो सकती थी। उस दिन से फिर मैंने रात को सोना स्टार्ट किया। तो ये है मेरे लाइफ में कलरी का कंट्रीब्यूशन। वाह। क्योंकि जब आप सोते नहीं हो तो आपका बॉडी भी काम नहीं करता है, आपका माइंड भी काम नहीं करता है, आपकी कोई क्रिएटिविटी नहीं होती है, आपकी सोचने की क्षमता कम हो जाती है। तो ये सब मेरे साथ हो रहा था। कलरी हैव ब्रॉट मी बैक टू लाइफ। वाह। एंड आई डोंट हेजिटेट टू से दिस। थैंक यू सो मच फॉर मेंशनिंग दैट। आई एम श्योर कि ये जो आपका एक्सपीरियंस है पर्सनल जो आपने शेयर किया, इससे बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे। Yes. दे विल कम टू लर्न। दिस वाज द रीजन अर्पित, आई वांटेड दैट लोगों को पता चले कि ये कितनी हेल्पफुल चीज है। और लोग बहुत अभी भी इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो मेरा ये एक मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन है कि लोग इसको जाने, इस आर्ट फॉर्म को जाने। थैंक यू। कलरी करते करते मैंने एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सीखी, वो था शंख बजाना। हम हमेशा देखते हैं ना कि औरतों को मना किया जाता है कि शंख मत बजाओ और ऐसा, और मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि शंख बजाना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन आपने मुझे इतने इजी तरीके से सिखाया कि मैं, मतलब मुझे तो अभी जैसे मुझे लगता है ना, ब्रेथलेसनेस हो रहा है, मैं उठा के शंख बजा रही हूँ। ऐसा है। अच्छी चीज है। आप मुझे शंखनाद के बारे में बताइए। देखो, बॉडी के साथ तो मैं बहुत सालों से काम कर रहा था, और बॉडी के साथ माइंड पे भी बहुत टाइम से काम चल रहा था। ब्रेथ से रिलेटेड मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा था, और ये रिसर्च में शायद मतलब कुछ मिल नहीं रहा था, ऐसा नहीं, कुछ आया नहीं, हाथ लगा नहीं कुछ प्रैक्टिस में कि जिसको मैं बोलूँ कि यार ब्रेथ की ट्रेनिंग इससे कर सकते हैं। वो अवलोम विलोम, कपालभाति, प्राणायाम, वो सब सही है, चल रहा है सारा से, बट कुछ मिल नहीं रहा था स्ट्रॉन्ग। कोविड हुआ, लोगों को ब्रेथ के इश्यूज हुए, एवरीबडी वाज फाइंडिंग कोविड का वैक्सीन, सब लगे ही थे पूरा इंडिया। तो मैं सोच रहा था कुछ तो मिले, मुझे भी कुछ मिल जाए। मैं वैक्सीन तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन कुछ तो मिले जिससे ब्रेथ पे काम हो सके। तो मुझे शंख मिला। एक शंख की मुझे ऑनलाइन ही मुझे एक वर्कशॉप कहीं से फेसबुक पे आई, और मैंने उनको लिखा कि सर मुझे शंख सीखना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप आ जाओ पुणे। तो पुणे में गुरुजी हैं, उनके पास चला गया, एक शंख उन्होंने मुझे दिया, मैंने शंख बजाना सीखा और बॉम्बे वापस आ गया। कलरी में आया और फिर वहाँ पे बजाया मैंने क्लास के अंदर। तो सब स्टूडेंट्स ने बोला कि सर मुझे भी। तो मैं बॉम्बे गया, 10-12 शंख लेके आया। वहाँ से मैंने स्टूडेंट्स को एक एक शंख दिया, और हमने 6 हफ्ते लगातार, 2022 की बात है ये, लगातार हमने 6 हफ्ते सब ने शंख बजाया, हर क्लास में, क्लास के 10 मिनट, लास्ट 10 मिनट्स। और उसके बाद जो चेंजेस हुए लोगों के अंदर, जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रेथ। फिर मुझे रियलाइज हुआ, नाउ व्हाट इज द माय एनालाइजेशन एंड माय, मैंने कैसे ब्रेथ को अभी समझा थ्रू शंखनाद, कि ब्रेथ जो है, जैसे लोग बॉडी की, माइंड की बात करते हैं, लेकिन आप देखोगे ना, सारे जो गुरु लोग हैं, इंक्लूडिंग द ग्रेट बुद्धा, महावीरा, सदगुरु, ओशो, विवेकानंदा, जितने भी गुरु हैं दुनिया में हुए, हर किसी ने ये बोला है, हर किसी की जर्नी पता कहाँ एंड हुई है? ब्रेथ। बॉडी और माइंड को क्या कनेक्ट करता है? ब्रेथ। इमोशन को कौन बैलेंस करता है? ब्रेथ। अगर आपकी ब्रीदिंग अच्छी है, डीप ब्रीदिंग है, तो आपके ऑर्गन्स कैसे रहेंगे? हेल्दी रहेंगे। ब्लड का फ्लो कैसा रहेगा? अमेजिंग। हेल्दी रहेगा। ब्रेथ का अगर स्टैमिना है तो आप कितने किलोमीटर तक चल सकते हो, या फिजिकली कितना काम कर सकते हो बॉडी से, अगर ब्रेथ में स्टैमिना है तो 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे। मोस्ट ऑफ द टाइम आप बॉडी से थक जाते हो, ब्रेथ से थक जाते हो, बॉडी से नहीं। ट्रू, हम ब्रेथलेस होने लगते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि 4 फ्लोर आपको चढ़ना है, तो आप ब्रेथलेस हो जाओगे, सांस फूल रही है, सांस फूलने लग जाएगी, क्योंकि ब्रेथ की उतनी कैपेसिटी नहीं है। होता क्या है, ये जैसे लंग्स है, ठीक है, ब्रेथ जो है वो लंग्स में जा रही है, ये लंग्स है आपका। अभी आपने
जो भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी होंगी उस हिसाब से आपका लंग्स जो है ब्रेथ को खींचेगा और उस हिसाब से लंग्स जो है आपका ब्रीद आउट करेगा। तो ब्रीद इन ब्रीद आउट डिपेंड्स ऑन योर फिजिकल एक्टिविटी। जैसे आपकी फिजिकल एक्टिविटी उठना बैठना चलना फिरना घूमना गाड़ी में जाना ऑटो में जाना सब्जी लेना कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठ के 8 घंटे टेबल पे लैपटॉप पे काम करना, ये आपकी फिजिकल एक्टिविटी है। मींस आपका लंग्स सिर्फ 40% कैपेसिटी पे ब्रीथ कर रहे हैं, 60% डेड हो गए हैं। अगर आप नहीं दौड़ोगे, बॉडी को नहीं भगाओगे, बॉडी को स्ट्रेच नहीं करोगे, बॉडी को एक्स्ट्रा काम फिजिकल काम नहीं दोगे, तो आपका लंग्स पूरी कैपेसिटी पे खुलेगा ही नहीं। और अगर 8-10 साल हो गए आपको लैपटॉप पे काम करते करते, जैसे बहुत सारे लोगों का काम ही नहीं कोई फिजिकल, ना तो जिम जाते हैं ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि गाड़ी में बैठे ऑटो में बैठे ऑफिस गए, ऑफिस से घर आए और घर में ही सो गए। वही है उनका, वही रूटीन है उनका। और ऐसा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों का ये रूटीन है। दे डोंट गो टू एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका लंग्स ही डेड हो गया, कैपेसिटी कम हो गई, मतलब मसल्स डेड हो गई ना आसपास की मसल्स, उसने कभी ब्रीद ही नहीं किया अपने फुल कैपेसिटी पे, तो वो डेड हो गई मसल्स उसकी। डेड हो गई तो आप 10 साल 15 साल के बाद में आप कभी कुछ किसी ने बोला आपको वैष्णो देवी जाने के लिए परिवार में, और आप गए तो आप चढ़ ही नहीं पा रहे हो, आप सांस ही नहीं ले पा रहे हो। आपने मतलब जब आप बात कर रहे थे मैं अपनी वो सिचुएशन में पहुंच गई जहाँ पे मेरे लिए, मैं उठती थी, अगर मैं घर में भी वॉक करती थी ना तो मैं थक जाती थी। तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड व्हाट यू ट्राइंग टू से। शैलो ब्रीदिंग, यही तो शैलो ब्रीदिंग है। ये नाक है, मुंह है, ये लंग्स है आपके। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है? 1 फुट, 8 इंच, 10 इंच। 10 इंच पे तो ब्रीदिंग चल रही है आपकी। तो बॉडी ऑर्गन्स कैसे स्ट्रांग होंगे आपके? बॉडी कैसे ऑपरेट करेगी? डायफ्राम तक जाओगे, लंग से नीचे जाओगे, पुश करोगे तो यहाँ पे आओगे। डायफ्राम से एब्डोमिनल तक जाओगे तो नाभि तक आओगे। शंख जो बजता है वो नाभि से बजता है। मेरे एक फिजियोथेरेपिस्ट है, बीच में ना मुझे ऐसे पीछे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। वो फिजियोथेरेपिस्ट है और उन्होंने मुझसे ब्रीदिंग करवाई। व्हाट ही डिड, उन्होंने मेरा पेट ऐसे पूरा सा पकड़ लिया और बोले इतना डीप ब्रीथ करो कि मेरा हाथ छूटना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ना एज रिलेटेड कुछ हड्डियों का प्रॉब्लम हो गया है। बट इट वॉज ऑल बिकॉज माई बॉडी वॉज नॉट गेटिंग प्रॉपर ऑक्सीजन, मतलब जितना रिक्वायरमेंट था। और मैंने वैसी 5 ब्रीदिंग की, मैं पूरी तरीके से थक गई थी और वो तीसरे सेशन में माई पेन वॉज गॉन। यही तो ब्रेथ करता है, ब्रेथ अंदर से हील करता है आपको। एक अच्छी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, एक अच्छा ब्रेथ का जो पैटर्न है इनहेल एक्सहेल का, वो आपको हील करता है, आपके ऑर्गन्स को पकड़ के रखता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और तब से जब से मैं खुद बजा रहा हूँ शंख, मैं सिखा भी रहा हूँ मेरी क्लास में। अभी मेरे पास कम से कम 5000 शंख का कलेक्शन है। I know, I've seen that collection. Thousands and thousands shanks are there, and everybody, lot of people are coming. They are buying from me. They are using for the blow. बजा के रख के वॉश करके रख के चले जाते हैं। कितने सारे लोग आते हैं जो सिर्फ बजाते हैं, they don't buy. Actually you come. मैं तो बुलाता हूँ every second Sunday and fourth Sunday of the month 50 लोग आते हैं श्वेता स्टूडियो में। और रिपीटर्स बहुत सारे, उनसे मैं कोई चार्ज नहीं करता हूँ, कोई फीस भी नहीं लेता हूँ। आप आओ, आंखें बंद करो, मेडिटेट करो, ध्यान करो, शंख उठाओ, शंख बजाओ, 15-20 मिनट, 1 घंटे, आधे घंटे शंख बजाओ, वॉश करके शंख को रख दो, घर जाओ। नो पे, नो सिंगल मनी। चाहिए तो ले जाओ, नहीं तो यहाँ। बट बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेथ पे काम करना। मुझे ऐसे रियलाइज हुआ, आई एम स्टॉपिंग, बॉडी और माइंड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रेथ को साधना। जिसने कहा कि जिसने सांसों को साध लिया ना, उसने अपने मन को साध लिया। मेरे मन में बस ऐसे एक रैंडम सा सवाल आया कि जैसे शंख को बहुत सारे लोग धर्म से भी मानते हैं, तो क्या आपके पास ऐसे लोग भी आते हैं जो मतलब उनका जो मेन थॉट यही होता है कि हमें अपने धर्म को आगे बढ़ाना है, इसलिए हमें शंख सीखना है, ऐसा कुछ? क्या सवाल पूछा है, मैं चाहता था कि ये पूछो आप मुझसे। इंडिया में हुआ क्या ना कि चाणक्य के टाइम से या बहुत सारे टाइम पे क्या हुआ कि जो ब्राह्मण्स ने देखा कि अच्छा इंडिया ऐसा चल रहा है, तो उन्होंने बहुत सुंदर, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ ब्राह्मण्स के, मैं बता रहा हूँ, बहुत सुंदर चीजें जो थी
वो ब्राह्मण्स तक चली, लेके उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया कि ये एजुकेशन, मंदिर विजिट्स, टेम्पल, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, रीडिंग, ये सब, शंख, ब्रेथ वॉक, ये सारा जो था सिस्टम सब चला गया ब्राह्मण्स के पास। एक प्रोटेक्शन वाला जो था वो सब क्षत्रिय के पास चला गया कि तुम वॉरियर्स हो, तुम मजबूत लोग हो, तुम स्ट्रांग लोग हो, तुम हम सबको प्रोटेक्ट करोगे। ऐसे करके डिवाइड किया ना 4 कास्ट में कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे करके डिवाइड किया गया। तो उन्होंने क्या किया, आई वोंट गेट इनटू दैट सिस्टम, शंख ब्राह्मण्स के पास चला गया। नहीं तो शंख हर कोई बजाता था पहले। आप रामायण की हिस्ट्री उठा के देखो, महाभारत की हिस्ट्री उठा के देखो, कर्ण भी शंख बजाता था, एकलव्य भी शंख बजाते थे, दुर्योधन भी बजाता था, और भीष्म और द्रोण भी बजाते थे, और कृष्ण भगवान भी बजाते थे। द्रौपदी भी शंख बजाती थी। द्रौपदी के पास उनका अपना शंख था। तब तो आपने नहीं बोला कि फीमेल शंख को शंख नहीं बजाना चाहिए। दुर्गा माँ के हाथ में शंख है, तब तो आपने नहीं बोला सरस्वती माँ के हाथ में शंख है, काली माँ के हाथ में शंख है, तब तो आप नहीं बोल रहे हो कि औरतों को नहीं बजाना चाहिए, और अब बोल रहे हो कि औरतों को शंख नहीं बजाना चाहिए। क्या रीजन है? क्या रीजन है? कोई किसी के पास कोई रीजन नहीं है, किसी के पास कोई, औरतों को तो ये नहीं करना चाहिए। इट्स जस्ट अ सिस्टम क्रिएटेड। 2 चीजों में औरतों को शंख नहीं बजाना चाहिए, एक प्रेगनेंसी पे, बिकॉज वूम यहाँ पे होता है, तो यू शुडंट ब्रेथ, आप जब डायफ्राम पुश करते हो तो वूम को पुश करते हो, तो आप जब प्रेगनेंसी में शंखनाद नहीं करना चाहिए, टू बिकॉज यू विल गेट एक्स्ट्रा प्रेशर। हाँ, यू शुडंट पुश, यू नो, डायफ्राम से पुश करोगे ना, क्योंकि शंख नाभि से बचता है, और फर्स्ट फ्यू मंथ्स में जो वूम है वो इट कम्स टुवर्ड्स योर डायफ्राम, यहाँ पे रहता है। तो योर मदर, yeah I know and I'm explaining no because you're explaining about शंखनाद। हाँ, मैं मदरहुड के बारे में एक्सप्लेन कर सकती हूँ। एंड जब ऊपर आता है ना, सांस भी नहीं ले पाते। ओहो, आई रिमेम्बर दोस डेज। तो उसमें तब नहीं बजाना चाहिए, शंखनाद नहीं करना चाहिए। और दूसरा नहीं बजाना चाहिए शंख पीरियड्स के टाइम पे, कि उसका जो नेचुरल फ्लो है पीरियड्स का, इट्स डाउनवर्ड्स। यस, व्हेन यू ब्लो द शंख, शंख आपकी ब्रेथ को खींचता है ऊपर की तरफ। तो क्योंकि वो नाभि से बजा रहे हो आप शंख को, तो शंख इज, तो जब नाभि से ब्रेथ को खींचता है तो पूरी ब्रेथ को लेता है वो, तो आपको एनर्जी जो है आपकी वो अपवर्ड्स जाती है, तो इसलिए नहीं बजाना चाहिए। अदरवाइज आई थिंक वुमेन शुड ब्लो द कॉन्च। और वेस्ट बंगाल का पूरा कल्चर ही है कि पूरी वेस्ट बंगाल की औरतें शाम को सनसेट के टाइम पे, कौन है वेस्ट बंगाल पे यहाँ से? दादा आप हो ना? उड़ीसा से। उड़ीसा से। पूरी वेस्ट बंगाल की फीमेल्स, औरतें जो हैं, शाम को सनसेट के टाइम पे दरवाजे पे खड़े होकर, औरतें, मर्द नहीं, सारी औरतें शंख का नाद करती हैं। कितनी खूबसूरत चीज है। मैं तो बजाती हूँ अभी, अब तो मुझे इतना मजा आता है। बिल्कुल बजाना चाहिए, क्यों नहीं बजाना चाहिए। और बहुत सुंदर है औरतों के लिए शंख बजाना, क्योंकि मोस्टली जो PCOS के, PCOD के इश्यूज जो है, जो जैसे हम कहते हैं ना कि फीमेल्स आर मोर इमोशनली ओरिएंटेड, लाइक दे वेरी सेंसिटिव, वेरी इमोशनली चार्ज्ड ऑलवेज। शंख बजाने से ब्रेथ काम हो जाती है, और एक बार आपकी ब्रेथ काम हो गई तो जो आपको क्योंकि इमोशन कहाँ है? कोर में, ब्रेथ में ना। तो एक बार ब्रेथ को आपने, सांसों को साध लिया तो आपने इमोशन को साध लिया, इमोशन को साध लिया तो फिर आपने शरीर को, माइंड को साध लिया। एंड दैट्स व्हाई women should blow the conch to stay more calm, more relaxed. They are generally calm, but they just be relaxed. वो रिलैक्स हो जाएंगी फिर और ज्यादा। नहीं, जब से मैंने शंख ब्लो करना स्टार्ट किया है, मेरा ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ गया है, यू नो, बिकॉज जब मैं शुरू में बजाती थी तो खत्म, अब थोड़ा सा ना वो लेंथ बढ़ गया है इसका। So all credit goes to you. Goes to शंखनाद only. It's just a conch. और मैं ऐसा नहीं कि मैं ऐसे क्रेडिट लेता हूँ कि ये देखो मैंने शंखनाद, ऐसे मैं, भगवान शिव के समय से चला आ रहा है शंख, आज की चीज थोड़ी ना है। सब बजाया, सबने बजाया, भगवान शिव ने बजाया, माँ पार्वती ने, गौरी शंख है, एक शंख का नाम है, आपने पता है ना, एक शंख का नाम है गौरी शंख। माँ गौरी ने उस शंख को बजाया था जब गृह प्रवेश हुआ था लंका में, जो कुबेर ने बनाई थी, शंकर जी के लिए, जो शंकर जी के लिए बनवाई थी। रावण आए थे जिसमें पूजा करवाने के लिए, जो उन्होंने खुद मांग ली, उसमें माँ गौरी ने वो गृह प्रवेश के समय में वो शंख बजाया। तो कौन कहता है फीमेल्स को शंख नहीं बजाना चाहिए? your journey from theater to Kolkata, Kalaripet, Kerala, Pune, Shankhnad, then Mumbai, it has been very amazing journey. Acting
एक्टिंग कहाँ से शुरू हुआ? एक्टिंग तो कॉलेज से शुरू हुई। कॉलेज में डीयू में 2009 के आसपास से, वहाँ पे डीयू में अच्छे लेवल पे कॉलेज होता है, तो एक नुक्कड़ नाटक हो रहा था और उसमें एक दोस्त है, उसने बोला कि यार लास्ट सेमेस्टर जब आते हैं तो जो पढ़ने वाले बच्चे वो भाग जाते हैं, और जो हम तो ऐसे ही थे, मतलब आ गए जैसे तैसे करके, तो उसमें गए और उसने बोला यार अर्पित एक लाइन है नाटक में, ऐसे ऐसे करके ताली बजा बजा के आओ नाटक देखो, आओ नाटक देखो कर चिल्लाना है। फिर जब सबको भीड़ इकट्ठी हो जाएगी तो फिर एक लाइन बोलनी, खाली नाटक है, नाटक का नाम था औरत। सी माय फर्स्ट प्ले वाज औरत। मैं इससे थोड़ा सा बोलूंगा, मेरी लाइफ में ना आज मैं जो कुछ भी होना चाहता, मैं सिर्फ अपनी जो फीमेल फ्रेंड्स है ना मेरे आसपास, और मेरी मदर और मेरी सिस्टर, मतलब जो मेरी फीमेल एनर्जी है ना मेरे आसपास, उसकी वजह से आज मैं हूँ जो भी मैं हूँ। बिकॉज द फेमिनिन एनर्जी, बिकॉज सबके अंदर फेमिनिन और मस्कुलिन दोनों होता है। मस्कुलिन इज मोर ऑफ लाइक यू नो स्ट्रॉन्ग चीजों को अट्रैक्ट करता है, राइट? एक्टिंग इज लाइक अ फेमिनिन एनर्जी. So when you allow your feminine energy to expand, you allow more artistic thing towards you, right? And that is also that reason though you have more feminine energy around you, right? And that is why, because your feminine energy is expanded, you get more support from feminine energy. Wow. Oh wow. Good one. तो आपकी जो आपकी जो एक्टिंग वहीं से शुरू हुई 2009 के आसपास से। फिर कॉलेज में तो ऐसे रॉ एक्टर आप होते हो तो फिर आप मतलब फिर आप ही राजा हो, जैसे मर्जी वैसे काम चल रहा है आपका। तो 2-3 साल तो मैंने, मेरे घर पे आप आओ, कम से कम 25 अवार्ड्स हैं बेस्ट एक्टर के मेरे पास। डीयू में बहुत अच्छा एक्टर, मतलब रॉ था ना, लाइंस, मतलब एक्टिंग तो मुझे क्या लगता है, लाइंस लो, महसूस करो, बोल दो, सामने वाले तक बात आपकी पहुंच गई, उससे अच्छी एक्टिंग कुछ है ही नहीं। बस यही मिस कर रही हो, लाइन में ही उलझ के रह जाती है। खाली लाइन, जैसे मैंने बोला कि मुझे आपसे सच में बहुत प्यार है, आप बहुत खूबसूरत दिख रही हो, और मेरी बात अगर आप तक पहुंच गई तो बस हो गया एक्टिंग। और रॉ जब आप होते हो तो आपको कुछ नहीं, लाइनें, बस लाइनों को महसूस करके बोल देना है, और क्या है। इरफान साहब से किसी ने एक बार पूछा, मुझे किसी ने, फ्रेंड ने बताया कि इरफान साहब सेट पे थे, मौका मिला काम करने का उनके साथ, यार भगवान। तो मैंने इरफान साहब से पूछा कि सर व्हाट इज अ गुड एक्टिंग, तो इरफान साहब ने कहा कुछ नहीं, लाइन बोलो, आगे बढ़ो। बट व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन अबाउट गुड एक्टिंग, लाइन बोलो, आगे बढ़ो यार, महसूस करो, बोल तो बढ़ जाओ आगे। Amazing. Look at his But eyes. वो तो उनके तो बात ही नहीं कर सकते उनके बारे में, तो मतलब वो तो। So इस जर्नी में अभी आप क्या कर रहे हैं? I know fire dancing also. हाँ, I'm a fire dancer. So मैंने, मतलब मेरी जो जर्नी रही है 15 साल हो गए, 2025 चल रहा है ना ये, 16 हो गए। It's a sign of busyness that a person does not know क्या डेट है, क्या टाइम है, क्या दिन है। तब देखो आपको तो साल का ही पता नहीं, कहाँ बिजी हो आप, ही बताओ। किसी का इंटरव्यू में पढ़ रहा था अभी, उन्होंने बोला कि अगर किसी को पागल करना है तुम्हें, तो उसको ये बोल दो कि तुम सेल्फ टॉक करना शुरू कर दो, अवेयरनेस में जाओ, सेल्फ अवेयरनेस में जाओ, सेल्फ टॉक शुरू कर दो, 1 साल के बाद वो आदमी पागल हो जाएगा। खुद ही बोल रहा है, खुद ही सोच रहे हो, खुद ही बोल रहे हो, खुद ही सुन रहे हो, खुद ही अपने हेड में हो, खुद ही चीजें बना रहे हो, खुद ही बिगाड़ रहे हो, you'll go crazy in 1 year। तो फायर डांस ये सब कलरी का ही पार्ट है। मैंने 2-3 चीजें मुझे आती है, लेकिन मैं यहाँ शहर में क्योंकि किसी के पास समय नहीं है, तो मैंने उनको सेग्रीगेट किया है। सो आई एम अ कलरी पैट ट्रेन मास्टर एंड आई एम एन एक्टर, दैट्स ऑल। नाउ दोनों चीजों को लेकर के लाइक, तो मैंने कलरी पैट में जैसे सोर्ड फाइटिंग, एक्शन कोरियोग्राफी, वेपन्स फाइटिंग, फायर डांस, मार्मा पॉइंट्स, मसाज, बॉडी हीलिंग, मेडिटेशन, शंखनाद, ये सब कलरी के पार्ट है। ये सब, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि मुझे बहुत कुछ आता है, लेकिन मुझे सिर्फ कलरी आती है। जस्ट कि ये सब एलिमेंट्स को मैं पकड़ के मैंने उनको और पॉलिश किया, इनहैंस किया, प्रैक्टिस किया, तो वो ऐसा दिखने में बहुत ज्यादा है, बट जस्ट पार्ट ऑफ एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ कलरी ओनली। एंड एक्टिंग,
I learned Kalari to be a better actor Okay. on stage. My motive was to be a stage actor only, which I did for a good 10 years. I was a completely active physical theater performer. Like I did a lot of good shows in Mumbai and abroad. फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे फिल्मों में काम करना है. फिर मैंने फैमिली मैन किया, शॉर्ट फिल्म्स की बहुत सारी, एक एड फिल्म्स की बहुत सारी. तो ये करते 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 अभी मुझे अब जा करके मुझे आई जस्ट वांट टू वर्क इन फिल्म्स एंड बी इन प्रैक्टिस, कीप कंटिन्यूइंग माय परफॉर्मिंग आर्ट्स. आपने बोला कि कलरी आपने एक्टिंग की वजह से सीखा. हाँ. तो हाउ इट कॉम्प्लीमेंट्स ईच अदर? जैसे ये तो मैं बहुत सुनता चला रहा हूँ सारे डायरेक्टर से कि एज एन एक्टर यू शुड बी ट्यून्ड ऑफ बॉडी, ट्यून्ड ब्रेथ, वॉइस एंड ट्यून्ड माइंड ऐसा ट्यून हो कि जो मैं बोलूँ सुन लो, रिसीव कर लो और कन्वर्ट कर दो. डायरेक्टर ने बोला कि भाई यहाँ से आपको ऐसे ये लाइन ऐसे बोलनी है, ये लाइन ऐसे नहीं बोलनी है, तो आपने सुन के उसको कन्वर्ट कर दिया. ट्यून्ड ऑफ ब्रेथ की ब्रेथ आपकी इतनी वार्म है, ट्यून्ड है कि आप जिस कैरेक्टर को पकड़ रहे हो उस कैरेक्टर की ब्रेथ को आप महसूस कर पा रहे हो. और बॉडी इतनी खुली हुई है, रिलैक्स्ड है, ओपन है कि आप जो कुछ काम करवाना चाह रहा है एक्टर आप डायरेक्टर आपसे, वो आप 8 घंटे 12 घंटे फिजिकली एक्टिव होकर के आप शॉट दे रहे हो. सुबह 6 बजे के शॉट में और रात को 12 बजे के शॉट में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए. तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, तीनों चीजें बढ़िया ट्यून करके रखो. तो कलरी से मेरी बॉडी ट्यून है, शंखनाद से मेरी ब्रेथ ट्यून है, और एक्टिंग से कलाकार. बाकी मैं पढ़ता रहता हूँ, डेली एक फिल्म देखता हूँ, बाकी सारे लोग हैं काम देने के लिए. तो so good to hear about everything about your journey. आपसे मैं जो बातें कर रही हूँ इससे सिर्फ लोगों को कलरी के बारे में नहीं पता चलेगा, इससे एक इंसान की जर्नी के बारे में पता चलेगा कि हम मतलब सोचते ही नहीं है कि हमें क्या करना है, या कभी कभी बहुत सोच के भी रखते हैं, लेकिन लाइफ कहाँ पे लेके जाएगी हमें कुछ पता नहीं होता. जैसे आपने कहा कि आपको सिखाना ही नहीं था, बट you are such a good master. Yes, I am a good teacher. I know this. Yes. So हमें खुद भी पता नहीं होता है कि हम या हमारी जिंदगी हमें कहाँ लेके जाएगी इस जर्नी में. And we end up doing that something which we have never thought. So इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे कुछ क्विक क्वेश्चन पूछूंगी. ओके, फन. एक वर्ड में या छोटा जवाब चाहिए मुझे, बिना सोचे. ओके. बचपन का फेवरेट एक्शन हीरो? सुनील शेट्टी. एक वर्ड जो आपकी जर्नी डिस्क्राइब करता है? ऑनेस्टी. कलरी पेट और कैमरा कौन सा ज्यादा टफ है? कौन सा ज्यादा टफ है? हाँ. कुछ भी टफ नहीं है. और एक एक्टर ने जवाब दे दिया कैमरा. ठीक है. अच्छा. शायद उतना काम किया नहीं भी कैमरे पे, इसलिए लगता है. सबसे इंस्पायरिंग मार्शल आर्ट मूवी? हाँ, बहुत सारी हैं, कैसे ना बताऊं. मोस्टली आई लाइक चाइनीज फिल्म्स. ओके. हाँ, ऑन एक्शन. या कोई ऐसी मूवी जिसमें कलरी पेट यूज हुआ है? कलरी तो मोस्टली साउथ की फिल्म्स में एक आई थी, वीरम आई थी. हाँ, उसमें यूज हुआ है. मैकबेथ के ऊपर थी. आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं, राइट? तो आप उनको जो डिसिप्लिन का एक नॉन नेगोशिएबल रूल होता है वो क्या बताते हैं? डिसिप्लिन का नॉन नेगोशिएबल रूल मतलब अगर डिसिप्लिन रहना है तो आपको वो चीज करनी ही पड़ेगी. टाइम पे उठना है, बिना उसके कुछ नहीं होगा. उसका कुछ नहीं होगा. सो मत खाली. लास्ट टाइम जब आपने खुद पे प्राउड फील किया हो? एवरी डे. यू हैव सच अ नाइस थॉट. अरे आप मेरी फियांसे से पूछो. She goes crazy. I love myself. I don't know why. और जब मैं देखता हूँ मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, बट मुझे अपने आप से मुझे बड़ा प्रेम है. पता नहीं कैसे मैं कुछ भी करता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है. I think it's a part of every actor, na? They just Maybe, love they just themselves. love but I'm not obsessed with myself. I just love what I do. How you define obsession and love towards yourself? जैसे कि कुछ एक्शन आप कर रहे हो
जैसे आपने कुछ काम किया, जैसे मैंने कॉफी बनाई तो मैं बोलूंगा कॉफी अच्छी बनाई ना, अब बोलोगे हाँ अच्छी बनाई, ये एक्शन हो गया। ऑब्सेशन ये है कि मैं कॉफी अच्छी बनाता हूँ, मुझसे अच्छी कॉफी कोई नहीं बना सकता, मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ, मुझसे अच्छा कोई ये काम नहीं कर सकता। नहीं, ये बोलो मत, ये ऑब्सेशन है। जो आप काम कर रहे हो वो लाइकनेस है। जैसे मैंने ये व्हाइट शर्ट पहनी, मैंने चूज किया आज ये व्हाइट शर्ट, तो मुझे लग रहा है आज मैं व्हाइट शर्ट पहनूंगा क्योंकि मैं व्हाइट शर्ट में बहुत अच्छा लगता हूँ, और मैंने व्हाइट शर्ट पहन ली। अब मैं यहाँ बैठ के ये बोलूं कि मुझे ना कुछ भी बना दो, मैं हीरो ही लगता हूँ, ये ऑब्सेशन है। Nice definition. So always do the action, and when you do the work, connect yourself to that work, and you say no, I did that work and that work was good because that work is related to me. जो भी आप काम कर रहे हो, आप तो अच्छा ही काम करोगे ना। जैसे कॉफी बनाओगे, चाय बनाओगे, मैं पोछा भी मारता हूँ, मैं स्टूडियो में अपने स्टूडियो बॉय को बोलता हूँ देख क्या पोछा मारा मैंने, और सच में मैं उससे अच्छा पोछा मारता हूँ, मैं क्या मस्त मारता हूँ, स्पीड में, रिदम में, मजा आता है मुझे पोछा मारने में। माइंड को इंस्टेंटली काम करने वाली कोई एक फेवरेट चीज? शंखनाद। अर्ली मॉर्निंग ट्रेनिंग या लेट नाइट शूट? अर्ली मॉर्निंग ट्रेनिंग 4 AM। एक हैबिट जो आप सबको रेकमेंड करना चाहते हैं और करते हैं? डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। यस। डेस्टिनी में बिलीव करता? इतना सोच लिया तो शायद नहीं, बट हाफ। But your journey is like My destiny. journey is that only. Yeah, I think. बिलीव तो पता नहीं, करता नहीं हूँ कभी, उस तरीके से सोचा नहीं उस एंगल से, बट हाँ मुझे ऐसा लगता है कि जो हो रहा है वही होगा, क्योंकि अभी तक वही हुआ है जो होना था। मेरी सोची हुई एक भी चीज होती नहीं है मुझसे, तो इसलिए मैंने वो कुछ सोच के करना भी शायद अभी बंद कर रहा हूँ धीरे धीरे। अगर लाइफ में आपकी लाइफ अगर एक मूवी होती तो आप उसको क्या नाम देते? Oh God. देखो मैं चेंज कर रहा हूँ माइंड अपना। फर्स्ट थॉट क्या पता है क्या आया था? मेरी जंग। एंड दैट इट्स गुड बट इट्स नॉट हेल्दी फॉर मी। आई एम टेकिंग 1 minute to explain this. Please. When you say मेरी जंग, somebody taught me in my childhood, in my education, to be hardworking guy. I have been taught by my father कि अर्पित संघर्ष करना है। एक ऑटो के पीछे लिखा था, अभी बॉम्बे की बात है, मैं और मेरा दोस्त जा रहे थे, वेस्पा थी मेरे पास, उसके पीछे लिखा था संघर्ष ही जीवन है। लिखा ना बाय कोड। And I related. मैं तो किताब में भी लिखता है कि संघर्ष ही जीवन है। मेरे पापा ने मुझे सिखाया कि जीवन एक संघर्ष है बेटा। तो मेरे दोस्त ने, तो हम लोगों ने दारू पी रखी थी, मुझसे कहा अर्पित जीवन संघर्ष कैसे हो सकता है? जीवन तो मजे लेने के लिए होता है ना, संघर्ष जीवन कैसे हो सकता है? And I thought कि who taught me किस जीवन में संघर्ष करना है, जीवन में मेहनत करनी है, जीवन में कठिन परिश्रम करना है, जीवन में मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ये किसी ने तो सिखाया है ना मुझे। इसलिए तो जब आपने मुझसे पूछा, जो पहला इंपल्स आया वो क्या था? मेरी जंग। ये मेरी जंग है, मैं जीतूंगा, मैं मेहनत करूंगा, और मैं बहुत हार्ड वर्किंग इंसान हूँ। I know, I've seen that. Like, मैं अभी मेरी आज मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग आई वेक अप एट 5:30। 6 से मेरी क्लासेस चालू हो जाती है, सुबह 6 से लेके मैं 11 बजे रात तक काम करता हूँ। लेकिन मैं नहीं काम करना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं किसने सिखाया है हार्ड वर्क करना। But I think that has become your muscle memory. It has, but it's not important to do hard work. Who taught me to do hard work? I'm trying to find that guy and teacher. I don't know. क्यों सिखाया मुझे मेहनत करो? मेरे पैरों में दर्द हो रहा है भाई, 10 साल, इतने सालों से बहुत दर्द हो रहा है पैरों में। मसाज से भी नहीं जा रहा है, ट्रीटमेंट से भी नहीं जा रहा है। Because you've been working so hard. Why should I work hard? किसने बताया कि ऐसे काम करना है? That's because it's just कि this kind of education और somebody taught me to be hard working, then आपको मिलेंगी चीजें। तो मैं हार्ड वर्क करने लगा। अब मुझे तभी मिलती हैं चीजें जब मैं हार्ड वर्क करता हूँ। Because that's my mindset now. कि बिना मेहनत की तो कुछ मिलने वाला नहीं है। अब मैं मेहनत किए जा रहा हूँ पागलों की तरह, कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है ये भी नहीं पता, जो मिल रहा है उसको एंजॉय भी नहीं कर रहा हूँ, जो अभी है उसको नहीं एंजॉय कर रहा हूँ। मेहनत किए जा रहा हूँ कि मिल जाएगा, और मिल भी रही हैं चीजें मेहनत करने के बाद। लेकिन ये भी समय नहीं है कि जो मिला उसको एंजॉय कर लूं। मेहनत इतनी हो रही है, मेहनत हो रही है, 35 साल से मेहनत हो रही है।
पता है आपने मेरी जंग बोला ना, मुझे उसका वो गाना याद आ गया, जिंदगी अरे मैं गाता था उस गाने को बीच में खड़ा होकर के जब बॉम्बे आया था कि जिंदगी हर कदम मेरी जंग है। अभी आप वो गाना, जिंदगी जी। प्यार का गीत उसमें ना जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। हाँ आई नो, इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग। कोई एक ऐसा सवाल जो आप हमेशा चाहते कि कोई मुझसे पूछे लेकिन कोई नहीं पूछता, आप बताओ, मैं पूछ रही हूँ पूछते हो? आपसे। पर पता नहीं, ऐसा तो ऐसा मैंने सोचा नहीं कभी कुछ भी। मैं एक्चुअली बहुत ओपन ऐसे जो लोग मुझसे जो कुछ पूछते हैं मैं बहुत ऑनेस्टी से शेयर कर देता हूँ। अभी मैं लाइफ के उस स्टेज पे आ गया हूँ जहाँ पर मैं कुछ भी नहीं छुपाता हूँ किसी से। मुझे लगता है कि छुपाना क्या है, जो लाइफ रही है वो रही है, जो है जो आगे सोच रहा हूँ वो सब खुली किताब है। मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड का नाम श्वेता था। ओह वेरी नाइस, फिर क्या हुआ? एंड बहुत प्यार था उससे। 10th क्लास में हम साथ में थे, बहुत प्यार था उससे और उसकी वजह से लाइफ चेंज हुई। तो मतलब मुझे पूछना चाहिए था कि आप अपनी फर्स्ट गर्लफ्रेंड का नाम और स्टोरी बताइए। नाम और स्टोरी बताइए और उससे पहले लाइफ कैसी थी, उसके बाद में लाइफ कैसी है। हाँ टेल मी। आई यूज्ड टू सेल फ्रूट्स ऑन स्ट्रीट। तो मैं सड़क पे केले बेचता था और मैंने 7 साल केले बेचे। जब मैं लखनऊ से दिल्ली आया तो मैं केले बेचता था सड़क पे, आवाज दे के 10 के 12, 12 के 12, 10 के 12, 12 के 12 ऐसे। एंड आई वाज इन्वॉल्व्ड इन लॉट ऑफ पेडलिंग वर्क, लाइक स्नैचर था मैं बस में, स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल। आर यू टेलिंग मी फॉर रियल? रियल। ये तो अभी खत्म होने वाला पॉडकास्ट है। तब तो ये था ये सब चीजें था। मैं सरकारी गवर्नमेंट स्कूल, टीचर्स आते थे मारते थे। स्कूल कभी गया नहीं, स्कूल टाप के निकल जाता था, दीवार में होल करके अंदर चले गए। बॉयज स्कूल था, गर्ल्स अलग थी, बॉयज अलग थे, सेम ही स्कूल। ये सारी चीजें थी बहुत। और मेरे पापा क्योंकि केले बेचते थे तो मैं उनके साथ बगल में खड़ा होकर के एक और ठेली लगा के केले बेचता था। घर में बहुत प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियली बहुत कंडीशन खराब थी। ये जब लखनऊ से आने के बाद दिल्ली जब हम सब लोग आए तो घर में दिल्ली में कोई कमाने वाला नहीं था। पापा कमाते थे तो मैं पापा के साथ लग गया, साइड में केले बेचने लगा। और इंग्लिश का तो मुझे एक वर्ड भी नहीं आता था, माय नेम इज भी नहीं बोल पाता था। आई नो, आपने ये बात कई बार हाँ। मेंशन की है और मैं उससे बहुत रिलेट करती हूँ। कुछ भी नहीं, क्योंकि एजुकेशन नहीं थी ना। मैं तो बिल्कुल एजुकेटेड नहीं हूँ। मैं आई एम नॉट एजुकेटेड एट ऑल। कभी स्कूल में गया ही नहीं। 9th 10th पता नहीं कैसे पास हो गया, 11th कैसे हुआ। इतने मतलब हाफ मर्डर में इन्वॉल्व था मैं। नाइफ से मैंने हाफ मर्डर किया है, जेल गया हूँ, पुलिस स्टेशन, चौकी, जेल मतलब चौकी गया, 2 दिन बैठा रहा, मारा पुलिस वाले ने। पुलिस वाले आते थे, ठेली पलट देते थे, कमेटी आती थी पलट, मतलब बहुत बहुत ट्रेजेडी थी। बहुत बहुत वैसे रफ था। किसी को बिलीव ही नहीं हो रहा हुआ कि मैं कुछ कर जाऊंगा। मेरे पापा को लगता, मेरे पापा ने पूरे चौल में रहते थे हम लोग दिल्ली में। 10th क्लास में मेरे 50% मार्क्स आए। पूरे चौल को उन्होंने छोले भटूरे खिलाए 50% पे। उनको यकीन ही नहीं हुआ कि इसके 40 45 भी आ सकते हैं। दैट वाज द अचीवमेंट फॉर मी। मतलब किसी को लगा ही नहीं। मैं एक था कि पापा की ठेली है, रेडी है, और ये अर्पित की। और जब पापा बूढ़े हो जाएंगे तो अर्पित इस 2 रेडी लगाएगा, दुकान डाल देगा फल फ्रूट्स की। वही विजन था मेरा, और पापा का भी वही था, सबका घर में वही था। क्योंकि मैं बहुत बदतमीज था, बहुत मुझे गुंडा बनना था, मुझे मर्डर करने थे, मुझे मारना था लोगों को, और मुझे मुझे पावर चाहिए थी। तो एक और बंटी, संगम बिहार में एक शूट आउट हुआ था 2006 में। एक आर्टिकल है, डालोगे यूट्यूब गूगल पे मिलेगा आपको। आई वाज पार्ट ऑफ दैट गैंग। बंटी शूट आउट 2006, संगम बिहार दिल्ली। बस खाली उसी दिन मैं उस गैंग में नहीं था। उस दिन होता तो मैं निपट गया होता, क्योंकि उस दिन बंटी के साथ 6 और लोगों को मारा गया। पुलिस वाले ने इनकाउंटर किया था, पूरा फुल इनकाउंटर था। उसी दिन मैं नहीं गया था बंटी भाई से मिलने के लिए। और मेरे दोस्त, एक दोस्त है, राजा नाम है उसका, वो 6 मर्डर कर चुके जेल में, तिहाड़ में 6 मर्डर कर चुका है। मेरा दोस्त है वो। वाल्मीकि जी का नाम सुना आपने? बिल्कुल सुना है, जिन्होंने रामायण लिखी। उनको राम राम का मंत्र मिला था और आपको कलरी का मंत्र मिला है।
एनर्जी देखो कैसे मार्शल आर्ट की एनर्जी आई, क्योंकि बहुत एनर्जी थी मेरे अंदर, बहुत एनर्जी, और कैसे एक मार्शल आर्ट की कलरी की एनर्जी ने उसको शिफ्ट कर दिया एक अच्छे डायरेक्शन में। जो तो आज सच में मैं तो जेल में होता या मैं मर चुका होता, दो ही चीजें होती, या फिर मार रहा होता लोगों को, क्योंकि सर्कल ही होता। और ऐसा नहीं 1-2 महीने की बात है, 6-6 साल तक वही सर्कल था मेरा। नाइफ को साफ करना, रेगमाल से घिसना, गन को साफ करना, उनके साथ उठना बैठना, गाली गलौज। हाउ यू सेड आपकी गर्लफ्रेंड का नाम श्वेता चेंज्ड माय लाइफ। तो ये सब करते करते 9th, तो दिल्ली में पहले क्या था कि 9th क्लास तक ऐसे ही टीचर पास कर देते थे आपको। हाँ, यूपी बिहार में होता यूपी है दिल्ली में ऐसा। भी, दिल्ली सीबीएसई बोर्ड गवर्नमेंट स्कूल्स में कोई पढ़ता ही नहीं था, स्कूल ही गवर्नमेंट नहीं, स्कूल्स में वैसे। ऐसे पास हो जाते थे आप। तो 10th तक तो मैं पहुंच ही गया ऐसे ही, बिना पढ़े ही पहुंच गया आप 10th तक। मतलब 8 से 9, 9 से 10 ऐसे हर साल आपको पास होना ही है, चाहे स्कूल जाओ ना जाओ, एग्जाम में बैठो मत बैठो, पेपर दो मत दो, आप पास। तो 10th में पहुंचा तो 10th तो बोर्ड होते थे। तो पापा ने बोला साले 10th तो पढ़ ले। तो मैंने कहा क्या क्या पढ़ लूँ, उसमें कुछ आता ही नहीं है, मतलब मुझे तो खाली हिंदी पढ़नी आती थी और कुछ नहीं आता, मैं क्या पढ़ूँ उसमें। तो कहा कि नहीं पढ़ेगा तो ठीक है, छोड़ दे पढ़ाई फिर। तो मैं ठीक है, छोड़ी रखी, जा कहाँ रहा हूँ मैं, तो स्कूल जाता ही नहीं था, मैं तो केले बेचता था। अक्टूबर 2006, 3 अक्टूबर को मैं अपनी छोटी सिस्टर को लेकर के उसको ट्यूशन में छोड़ने गया साइकिल से। और उसको ट्यूशन में मैं छोड़ने गया तो पापा ने बोला कि इस खुशबू को छोड़ दे जाके, मेरी उसका खुशबू नाम है। तो खुशबू को छोड़ने गया ट्यूशन में, और तो अंदर गया टीचर के पास छोड़े, वो छोटी थी, मैं भी छोटा ही था, 10th में कितना है 13-14 साल का मैं था, खुशबू 11-12 साल की थी। तो साइकिल चला करके गया उसको छोड़ने के लिए, छोड़ा, और वहां पर मुझे एक लड़की दिखी, इतनी खूबसूरत, श्वेता उसका नाम, इतनी खूबसूरत। मैं काली ड्रेस पहनी हुई थी उसने, थोड़े थोड़े से मोती लगे हुए थे कहीं पर, एकदम छोटी सी, इतनी खूबसूरत। मैंने आज तक जीवन में उससे खूबसूरत लड़की ही नहीं देखी। बचपन का प्यार, बचपन का प्यार, इतनी खूबसूरत श्वेता। और मैं उससे फिर मैं आया और मुझे ऐसा लगा मुझे पता नहीं क्या हो गया उस मोमेंट के बाद में। मैं घर आया, पापा से बोला पापा मैं भी ट्यूशन लगा लूं क्या। लाइफ चेंज। मैं पापा ने ट्यूशन, तू ट्यूशन पढ़ेगा? मैंने कहा आप बोल रहे थे ना पढ़ना है, 10th पास करनी है, बोर्ड के एग्जाम है। तो पापा ने कहा क्या करेगा फालतू का, पढ़ा के पढ़ता है तो तुझे क्या पढ़ेगा तू। मैंने कहा पैसे बर्बाद कर। हाँ, नहीं पैसे मतलब नहीं बोला उन्होंने, क्योंकि पैसे तो मैं कमाता था, पर डे 400-500 रुपए कमाता था मैं, एक दिन की दिहाड़ी। और ट्यूशन की फीस थी 80 रुपए महीने की, 500 पर डे कमा रहा हूँ, 80 रुपए महीने का तो दे ही सकते हो ना। क्योंकि जब मैं कमाता था ना तो मेरा मनी को लेकर के मेरे पेरेंट्स ने कभी कुछ नहीं बोला मुझे। फिर वहां से मैं गया और उसके लिए आम लेके गया क्योंकि मैं फ्रूट्स बेचता था तो मुझे आम पसंद थे। और आम में क्या होता है ना कि एक ऐसा कभी कभी होता है कि एक हार्ट की शेप का आम बन जाता है, जैसे 2 आम जुड़ जाते हैं ना। हाँ। कभी देखा जुड़ा हुआ आम, जुड़े हुए आम ना उसके शेप कुछ हार्ट की जैसी शेप हो जाती है। दिल था मैंने कहा ये दिल है, तुम खा लो। तो इसने लिया। एनीवे तो जर्नी रही, मैंने कैसे कैसे करके फिर मार्च में जब हमारे एग्जाम हुए 10th में, तो उसके चक्कर में मैंने ट्यूशन लगाया। तो उस ट्यूशन में फिर जहां जहां वो ट्यूशन में गई वहां मैंने कभी उससे बात नहीं की, बस खाली मुझे खाली उसको उसकी प्रेजेंस में रहना था, उस जहां वो है मुझे वहां रहना था, बस मैंने कभी उससे बात नहीं की। तो उस मतलब वो जो श्वेता के साथ जो भी आपका मिलना था, आप में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने लगे? सब कुछ जहां जहां हो गई। जब उसने साइंस का लगाया तो मैं साइंस में चला गया, फिर उसने मैथ का ट्यूशन लगाया मैं मैथ में चला गया, उसने इंग्लिश का ट्यूशन लगाया मैं इंग्लिश में ट्यूशन में चला गया। अब वहां बैठूंगा कुछ ना, अब टीचर उससे ही पूछेगा मुझसे ही पूछेगा, कुछ पूछेगा कुछ तो बोलना पड़ेगा, इम्प्रेस करने के लिए। इम्प्रेस मतलब उसके सामने इतनी बेइज्जती तो नहीं करवा सकता ना मैं कि मुझे ABCD नहीं आ रहा है। तो फिर मैं पढ़ने लगा थोड़ा बहुत करके, जैसे तैसे करके। पानी थाली रखता था, नीचे पानी डाल के बैठता था, ऊपर से रस्सी बांध के बाल बांध के लटका देता था कि कहीं नींद ना आ जाए मुझे, ऐसे पढ़ता था मैं। रस्सी बांध के छत पे ऐसे पंखे में रस्सी बांध के और बाल बांध देता था अपने, ताकि बाल ऐसे नींद आएगी, क्योंकि मुझे मैं किताब ऐसे खोलूंगा मतलब खोलते खोलते मैं सो सकता हूँ, इतनी भयंकर मुझे बुक्स से नींद आती है पढ़ने के बाद। फिर मैंने उसको 2006 में 7 में एक्चुअली मार्च में फर्स्ट टाइम मैंने उसको बोला कि मुझे दिल्ली में एक लैंग्वेज वर्ड है ना, बोलते आई वांट फ्रेंडशिप
फ्रेंडशिप विद बोल पाया, यू बोला नहीं बोला, आधी सांस अटक गई, आधे वर्ड्स अंदर रह गए, कुछ बोल ही नहीं पाया। बट यू कुड एट लीस्ट से दैट विद माय साइकिल। तो मैंने साइकिल पे उसको प्रपोज किया। तो उसमें फिर उसने कहा कि आई ऑलरेडी हैव अ फ्रेंड। तो मैंने उसको पता क्या बोला, फिर मुझे भाई बना लो अपना। दैट एकदम वो, क्योंकि मैंने उसको एक चीज बोली, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे आसपास रहना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे आसपास। और उसने मेरी तरफ देखा, उसने कुछ जवाब नहीं दिया, वो चली गई। मुझे इतना अच्छा लगता था उसके आसपास रहना, इतना अच्छा। मैंने कहा फिर मैं तुम्हारे भाई, क्योंकि मुझे, और उस दिन ना मुझे एक चीज समझ आई, कोई इंसान अगर आपको अच्छा लगे ना, उसको रख लो अपने पास, रिश्ता कोई भी हो। जरूरी नहीं कि इंसान प्यार का ही रिश्ता हो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो किस तरह के चेंजेस आपके लाइफ में ला रहा है, और आपके साथ तो बहुत ही पॉजिटिव चेंज, बहुत पॉजिटिव चेंज है। हम लोग अभी थोड़े टाइम पहले फेमिनिन एनर्जी की बात कर रही थी। आई थिंक श्वेता वाज द वन who actually ignited that energy in you, and the moment you started expanding your feminine energy, मुझे लगता है कि आप वो गुंडागर्दी वर्दी से भी दूर हो गए होगे। हाँ, धीरे धीरे करके जब लाइफ में आई तो 11th क्लास में हम साथ में थे, फिर उसने मुझे एक दिन केला बेचते हुए देखा। हाँ, मैं ऐसे आवाज देके बोला 10 के 12, 10 के 12, 10 के 12, 12 के 12, और तो श्वेता अपनी मम्मी के साथ आ रही है, मेरा हाथ ऐसे ऐसे नीचे नीचे करके आवाज, मुझे लगा मेरे कान लाल एकदम, चेहरा एकदम ऐसे उतर के, मैंने कहा अरे क्या हो गया भगवान। मैंने कहा फक, ये कैसे दिन देख लिया मैंने आज, बिकॉज मैंने उसको बताया नहीं था आप क्या करता हूँ, क्योंकि उसने मुझसे पूछा नहीं कि मैं क्या करता हूँ। स्कूल में थे, बच्चे थे, तो उसने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं। ऐसा नहीं था मैं छुपा रहा था कुछ। नेक्स्ट उसने मुझे फोन का मैसेज किया कि मुझे यहाँ मिलना है तुमसे। मैंने कहा यार ब्रेकअप हो गया, अब तो चली गई। आपको पता है, आई एम सो ग्लैड कि आपके लाइफ का जो एक ये डायमेंशन था वो मैं बाहर लेके आई। नहीं तो जनरली ऐसा होता नहीं है, और मैं आपको अभी 2 सालों से जानती हूँ, मुझे खुद भी पता नहीं था। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे ऊपर वो ट्रस्ट करने का कि आपने मुझे अपनी वो जर्नी से मतलब मुलाकात करवाई, जो शायद अब आप सोचना भी नहीं चाहते होगे। नो थैंक यू कि मैं उस ऐसे दिल दहल जाता है। अच्छे दिन तो नहीं थे। You want water? No, fine. आपको पता है मैं जब केले बेचता था, तो जब गाड़ी आती थी गाड़ी से शीशा नीचे होता था, वो बोलते थे छोटे इधर आ। तो मैं जाता था, बोलते थे 1 डजन केले लिया। तो मैं जब केले लेके जाता था आगे, तो सीट बटन से शीशा जब नीचे जाता था तो आगे की सीट पे बोलते थे यहाँ रख दे। जब मैं से अंदर रखता था केले, तो मेरा हाथ ना, इतना हाथ ठंडा हो जाता था एसी की वजह से। तब मुझे एहसास होता था गाड़ी में कुछ है क्या। और ये बात अभी की है, 10-15 साल पहले। ऐसा नहीं कि एसी को मुझे पता नहीं था कि एसी क्या होती है, एयर कंडीशन क्या होता है, सब पता था, बट मैंने कभी एसी को फील नहीं किया था। और कॉलेज फर्स्ट ईयर में जब मैं फर्स्ट टाइम अपने फ्रेंड के साथ मॉल गया, वो i20 गाड़ी थी और मैं फर्स्ट टाइम एक आगे, मेरा दोस्त था और मैं आगे सीट पे, मैं फर्स्ट टाइम किसी गाड़ी पे जब मैं बैठा और मैं मॉल फर्स्ट टाइम मॉल गया, अभी की बात है 2009 की, सिटी मॉल दिल्ली में फर्स्ट टाइम मॉल गया और मैं गाड़ी में बैठ के गया उसके साथ। और मुझे इतनी अच्छी लगी वो गाड़ी। जब मैंने अपनी पहली गाड़ी खरीदी तो i20, मैंने कहा मैं पहली गाड़ी में कुछ भी मेरे पास कम पैसे हो ज्यादा पैसे हो, बट फर्स्ट कार आई विल बाय i20 ओनली, बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट कार and that I sad. Journey has been very difficult but very joyful, very joyful. मुझे मुश्किल लगा ही नहीं, कुछ मुश्किल है। मुझे यकीन भी नहीं होता है कि मैं, मतलब वो जो स्टूडियो है मेरा, मेरे लोग आज मेरे पास ऐसा कि मुझे पता भी नहीं चलता कि मेरे पास है क्या है। लाइक 10-12 लोग काम कर रहे हैं साथ में। मेरी मंथली कम से कम 6 to 7 लाख एक्सपेंसेस है मेरे। आई एम टेलिंग दिस ऑन कैमरा। मेरे 6-7 लाख मंथली एक्सपेंस है मेरा। आई गिफ्टेड अ नाइस गुड हाउस इन दिल्ली टू माई पेरेंट्स विद माई ओन मनी, डाउन पेमेंट, कोई EMI नहीं चाहिए मुझे। हाँ, मैंने घर उनको खरीद के दिया अपने पेरेंट्स को।
बॉम्बे में मैंने चीज़ें बनाई, लोग हैं, टीम है पूरी, लोग काम कर रहे हैं, एंड आई एम इन अ कंडीशन वेयर आई एम एबल टू पे समबडी, पे एज़ इन कि लोग जो काम कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, दे जस्ट लुक कि हाँ ठीक है, काम चल रहा है सबका। तो महीने का मतलब इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ बिग थिंग कि मैं कैसे, अभी की बात है 9-10 तक तो मैं केले बेचता है, 2011 तक मैंने केले बेचे हैं, 10 में मैंने जाकर बेचना छोड़ा है केला, और 2011 में मैंने पापा को बोला कि यार अब मैं नहीं करूँ क्या। मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर तक मैंने केले बेचे, सेकेंड ईयर में जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा दोस्त आए, यार आए, थोड़ी फीमेल गर्ल्स ऐसे आई जो बात करने लगी मुझसे, अदरवाइज आई नेवर, कोई लड़की बात ही नहीं करती थी, कौन करेगी बात, तुम इतने बदतमीज बन के घूम रहे हो, तुम लड़कों के साथ मतलब कोई क्यों बात करेगा आपसे। तो फिर मैंने पापा को बोला, पापा ने बोला, तो उनको लगा कि शायद कुछ कोई बात है। अब ये वो शायद अब, क्योंकि स्कूल और कॉलेज में जमीन आसमान का फर्क था, गवर्नमेंट स्कूल एंड डायरेक्ट डीयू, मतलब कभी मिला नहीं ना, कभी ना मॉल गया था, कुछ लोगों से मिला नहीं, देखा नहीं था, जैसे आप जैसे लोगों से कभी देखा नहीं किसी को मैंने, मेरा लिमिटेड था ना, जैसे रेडी लगाता था तो जो वहाँ का इन्वायरमेंट है वो लिमिटेड था, एक्सेस उसी इन्वायरमेंट का था, स्कूल गया तो एक्सेस उसी इन्वायरमेंट का है, तो कभी निकल नहीं पाया, कभी किसी से इंटरेक्शन का मौका नहीं मिला, और जब मिला तो कॉलेज मिला तो ऐसा मिला कि मुझे लगा अरे यार यही, जब दोस्त मुझे अपने साथ नहीं रखते थे तो मैंने देखा कि मुझे लगता था ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि मुझे भी करना है, तो आई सॉ कि अच्छा दे वेयरिंग ब्रांडेड क्लोथ्स, एडिडास, नाइकी, तो मैं चांदनी चौक लाल किला की चोर बाजार जाता था संडे को, जो कपड़े आते हैं ना ये कस्टम वाले शूज, ये सब खरीद के लेके आता था शौक पूरे चोर बाजार से, क्योंकि मैं नया तो अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो मैं चोर बाजार से एडिडास के कपड़े, एडिडास के शूज, नाइकी के शूज लेके आ रहा हूँ अपने लिए, so I could sit with them, talk to them. आपकी जो स्टोरी है ना, ये मुझे बहुत इमोशनल कर रही है, और मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये आप इसको पॉडकास्ट बोल लीजिए, स्टोरी टेलिंग बोल लीजिए, मैंने इसलिए शुरू किया कि उस लोगों की उस स्टोरी को बाहर लाऊं जो लोग न बोलना चाहते हैं, न याद करना चाहते हैं, ना ही दूसरों की नजर में उसकी कोई वैल्यू है। मुझे एक ऐसी सेफ प्लेस बनानी थी जहाँ पे लोग आए और बिना झिझक अपने दिल की बात कर सके। Thank you. And you are the most deserving person to deserve this seat. Thank you. Thank you so much for coming and sharing your story and sharing your journey. Thank you so much. Thank you so much. Thank I you for can't inviting. tell you what I'm feeling right now. Knowing you since so many years, but हम नहीं सोचते हैं ना ज्यादा बियॉन्ड अपनी जरूरत से, जरूरत के बियॉन्ड नहीं सोचते हैं, क्या हम देख रहे हैं उतना डीप डाइव करने की कोशिश नहीं करते हैं। और मैंने भी, यू आर माई फ्रेंड, और मुझे दुख है कि मैंने कभी ये साइड जानने की कोशिश नहीं की, और मैं इतनी खुश हूँ कि मैंने ऐसा कुछ किया कि आज मैं एक्चुअली अर्पित को जान पाई हूँ। Thank you so much. Thank you so much. This part is highlight of this talk. Thank you so much. No, thank you for. मैं कंफर्ट नहीं होता तो शायद नहीं शेयर कर पाता, क्योंकि जनरली मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं ऐसे मैं अपने मोस्टली अपने काम के बारे में बात करता हूँ। But this is what I want people to know. Achievement तो मीडिया, सोशल मीडिया के जो सबको पता ही चल जाता है, स्ट्रगल नहीं पता चलता है। So that is what I want people to know, and you did it so well, so beautifully. You could speak so nicely. Thank you. मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ऐसे बैठ के कोई स्टोरी, वो फिल्म की स्टोरी चलती है ना, एक गांव का गुंडा है, मतलब हमने कई सारी फिल्मों में देखा है, गुंडागर्दी कर रहा है, ये इसको छेड़ रहा है, उसको गोली मार रहा है, और सडन एक चेंज आता है उसके लाइफ में। So this is what I saw. Thank you so much. Thank you. Thank you.